ओके, वी आर लाइव। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉलर्स टॉक के देखने वाले और सुनने वाले ऑडियंस को स्कॉलर्स टॉक में खुशामदीद। मंथली लाइव सेशन लेट्स टॉक अबाउट इट विद सना में मैं आपकी खिदमत में सना जमशेद हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और स्पेशली हमारी यंग यूथ के लिए है, जिनको हम एड्रेस करना चाहते हैं रिसर्च के बारे में। पिछले दिनों हमारे जो मिनिस्टर हैं साइंस और रिसर्च के, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने हमारी जो यंग यूथ थी उनको कहा था कि आपको मेडिकल की साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बायोटेक्नोलॉजी या रिसर्च वाली साइड पे जाएं। तो जैसा कि आज पूरी दुनिया इस चीज़ की लपेट में है कि कोरोना वायरस है और सारी दुनिया की जो नज़र है वो रिसर्चर्स के ऊपर है कि कब वैक्सीन बन के जो है सामने आती है और हम उस वैक्सीन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें और पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबको इस चीज़ के बारे में बताना चाह रही है कि रिसर्च कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और अगर डॉक्टर आपको बनी बनाई मेडिसिन दे सकता है, लेकिन कोई ऐसी बीमारी जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई, उस पे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ पे हमारे पास जो ड्रॉबैक आता है वो ये है कि रिसर्चर्स होने चाहिए जो चीज़ों पे रिसर्च करें और हमारी जो ज़िंदगी की मतलब दिन हमारी जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हों उनको किस तरह टैकल कर सकते हैं, उन पे रिसर्च करके उनके जो हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी या जितना नॉलेज अवेलेबल है उनसे हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो इंशाल्लाह आज का जो सेशन है, हम लोगों ने स्कॉलर टॉक्स ने ये एम किया कि हम जो हमारे यंग स्कॉलर्स हैं, स्पेशली पाकिस्तानी यूथ जिनको रिसर्च के बारे में इतना आइडिया नहीं है कि रिसर्च क्या होती है, पेपर पब्लिकेशन क्या होती है और रिसर्च के रिसर्च करने की बेसिक स्टेप्स क्या होती हैं, मींस रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिल्कुल न्यू है, उनके लिए हमने ये स्पेशल जो है सेशन रखा है। और हमारे मेरे साथ आज माशाल्लाह पाकिस्तान को जो दूसरे कंट्रीज़ में फॉरेन कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे फोरम पे आके हमारी जो पाकिस्तानी यूथ है उनको एड्रेस करें, रिसर्च की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उनके बारे में बताएं, ताकि जो हमारी पाकिस्तानी यूथ है उनका इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ आए। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं अपने जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी हमारी ऑडियंस से। सबसे पहले हमारे पास जो सीनियर मोस्ट है डॉक्टर मोहम्मद शरीफ, जो कि पीएचडी इन केमिस्ट्री हैं और मोरक्को में शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मोरक्को में वो साइंटिफिक एडवाइज़र हैं जो इस्लामिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। साथ ही हमारे साथ हमें आज ज्वाइन करेंगे डॉक्टर एहसानुल्लाह खान। ये हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन कर रही हैं, जो किंग फाज यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में एज अ रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व कर रही हैं। तो आज हमारे ये जो साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, इनसे हम जानेंगे और हमारी जो यंग यूथ है उसे बताएंगे कि रिसर्च क्या होती है, पब्लिकेशन किसे कहते हैं, जर्नल्स की रैंकिंग, इम्पैक्ट फैक्टर और रिसर्च से रिलेटेड जितना स्टाफ है आज हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने जो गेस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा उनके बारे में नहीं पता। तो वो हमारी ऑडियंस को खुद अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। तो डॉक्टर मोहम्मद शरीफ से मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दें हमारे सुनने वालों से। हाँ, अनम्यूट, ओके। यस, ओके। थैंक यू वेरी मच सना। इट इज़ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। एक अच्छा मौका है कि आपने इस तरह के जो है ना वो सेशंस जो हैं वो आप अरेंज कर रही हैं। इट इज़ रियली ऑनर फॉर मी also to be here among my Pakistani ग्रेजुएट्स एंड ग्रेजुएट्स के हम उनको जो है ना वो जो हमारे पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है वो हम उनके साथ शेयर कर सकें। आपने अच्छा एक ये इनिशिएटिव शुरू किया, मुझे नहीं पता कि आप पहले से कब से कर रही हैं, लेकिन इट इज़ ऑलवेज माय प्लेजर टू बी एट योर सेशंस। किसी वक्त भी आप हमें बुला सकती हैं, कह सकती हैं, जो हमसे होगा वो हम करेंगे। कमिंग बैक टू द इंट्रो, आई वुड से मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, जैसे कि आपने पहले बता दिया है। मैं बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और मैं जो है वो एमफिल और एमएससी मेरी पाकिस्तान से, इस्लामाबाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएट में जीसी यूनिवर्सिटी से हूँ।
देन मैंने जर्मनी से पीएचडी मास्टर वहीं से किया, फिर मैं वहाँ पे लाइबनिज इंस्टीट्यूट फॉर कैटालिसिस है वहाँ पे कुछ काफ़ी अर्सा, अब तो 1 डेकेड जो है वो कह सकती हैं कि वहाँ पे मैंने इन मुख्तलिफ जो है वो पोजीशंस पे सर्व किया। फिर मैं मतलब ओमान में मैंने काम किया है, कतर में किया है मैंने, और अभी तो एहसान के साथ, एहसान मतलब वहाँ पे मुलाकात होती रहती। मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी KFUPM में किंग फाहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में 2016 से 2020 4 years I served there as assistant professor in chemistry department and now अभी जो है ये from July 27th मुझे जो है ना वो यहाँ पे अल्लाह ताला ले आए, ये है इस्लामिक वर्ल्ड एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इट्स लाइक यूनेस्को, इसके जो है ना वो 54 मेंबर कंट्रीज हैं, और मैं जो है वो यहाँ पे एडवाइज़र हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ये हर कंट्री की जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन होती है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारा काम मतलब कि मेरा पर्टिकुलरली जो है वो साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी पे एडवाइस करना है अपने एसएसको को। और दूसरा ये है कि अगर रिसर्च वाइज चलें तो मैं बेसिकली तो मैं केमिस्ट हूँ। मेरा मास्टर केमिस्ट्री में, मेरा एमफिल केमिस्ट्री में, फिर मैंने जर्मनी से दोबारा मास्टर किया, वो भी केमिस्ट्री में, तो पीएचडी भी केमिस्ट्री में। मतलब आप कह सकते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स में, मतलब के डिफरेंट ब्रांचेस जो केमिस्ट्री की हैं, लाइक होमोजेनियस कैटालिसिस, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस और अप्लाइड केमिस्ट्री में मैंने काम किया। और जो आप रिसर्च पब्लिकेशंस के बारे में जो भी आपका टॉपिक है, तो इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस होंगे, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारा नॉलेज है, डॉक्टर एहसान है माशाल्लाह ये तो हैं ही रिसर्च में ना, इनका तो फोकस ही जो है ना वो ये मुझसे ज़्यादा, बल्कि आई वुड से कि इनकी कमांड और इनकी नॉलेज जो है वो पेटेंट्स पे ज़्यादा है, क्योंकि आई नो द KFUPM इज़ नंबर 4th in the world and patents, yeah, patent submissions and applications and even grantings, yeah. So वो जो ज़्यादा जो है ना वो आपको बराबर जो भी है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करें। और मैं ये कहूँगा कि आप इस तरह के सेशंस करती रहें, इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें। जस्ट आई वुड लाइक टू हैव अपॉर्चुनिटी फॉर 10 seconds कि अभी हम जो है ना वो असेस्को के प्लेटफॉर्म से इसी टॉपिक पे जो आपने किया, ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम इसी टॉपिक पे पेपर राइटिंग और पेटेंट राइटिंग पे जो है ना वो एक वेबिनार कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल वेबिनार है। इसमें 54 कंट्री से हमारे पास इस वक्त हमारे 4000 जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले तक ना। तो मैं कहूँगा कि आप उसमें देखें, उसमें हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो मतलब कि वी आर नॉट 1% और तो पीपल, उसमें हमने बड़े लोग जिनकी 1000+ पब्लिकेशंस हैं, 300 पेटेंट्स हैं, और जो जिनके अप्लाइड पेटेंट्स हैं, वी हैव आस्क्ड देम टू गिव देयर थॉट्स। ये 2 days की है, मैंने आपको वो लिंक भेजा था, आप देखिएगा एहसान, वो भी आप भी लोगों के साथ देखें, अगर कर सकते हैं तो उसको शेयर कर लें। तो उसमें ज़्यादा मैं इसलिए मतलब मैंने इसको आपको कहा कि इट्स ओके, आई विल कम, बिकॉज मैं उसमें लगा हुआ हूँ उसको मैनेज करने। तो मैंने सोचा कि मैं आपको कहूँगा कि लोगों को कहें कि अगर मजीद रिफाइनमेंट चाहिए, ये ट्रेनिंग है सर्टिफिकेट, तो उसको भी अटेंड करके देखें, इंशाल्लाह दे विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट। सो थैंक यू वेरी मच, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ टाइम ऑफ दिस वन, प्लीज गो अहेड, नो ओवर टू यू प्लीज। नहीं बहुत वो आपने खुद से मेंशन कर दिया, शायद मैंने उसको स्किप कर दिया। हम लोगों ने ऑलरेडी उसको शेयर किया हुआ अपने ग्रुप पे, और काफी स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट लिया उस पे, और वो इसको फॉलो अप कर रहे हैं। तो उन्हें डायरेक्ट लाइव भी पता चल गया कि वो आपके उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उस वेबिनार को जो हमने अपने ग्रुप में मेंशन किया था। मैं अब अपने जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें। जी डॉक्टर एहसान। बहुत शुक्रिया सना, और मैं कुछ अरसे से फॉलो कर रहा हूँ स्कॉलर टॉक का प्लेटफॉर्म, तो मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली हमारे यंग स्कॉलर्स के लिए जिनको रिसर्च के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मेरा नाम आपने बता दिया, डॉक्टर एहसानुल्लाह खान। आई हैव अ PhD इन केमिकल इंजीनियरिंग, और जो मेरा मास्टर और बैचलर है वो भी केमिकल इंजीनियरिंग में है, UET पेशावर से, और कोई 5 साल मैंने UET पेशावर में एज अ लेक्चरर काम किया है, और करंटली मैं किंग फाहद यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्च साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ, और साथ में केमिकल इंजीनियरिंग में टीचिंग असाइनमेंट भी है।
जो मेरा रिसर्च एरिया है वो मेनली वाटर ट्रीटमेंट, डिसलिनेशन, मेम्ब्रेन या नैनो मटेरियल एप्लीकेशन है एंड वाटर ट्रीटमेंट और जनरली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहसानुल्लाह खान, आपने काफ़ी ब्रीफ कर दिया। बहुत हम लोग टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मैं अब टॉपिक की तरफ जाने से पहले हमारी जो ऑडियंस है उनसे कहूँगी कि आप हमारे इस टॉपिक को सुनिएगा। जो हमारे साइंटिस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे तो उससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप कमेंट्स में हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर शरीफ, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हमारे जो बेसिक ऑडियंस है जिसे हम जो हमारे यंग पाकिस्तानीज हैं जो अब आगे रिसर्च की साइड पे आना चाहते हैं, सबको सर्च के बारे में पता है लेकिन रिसर्च के बारे में नहीं पता, तो आप इसको इजीली कैसे डिफाइन करेंगे जो सर्च को जानते हैं लेकिन रिसर्च को नहीं जानते? थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे जैसे एहसान भी मेरे साथ एग्री करेंगे इस चीज़ पे कि हम जो है हमारी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि हम सर्च पे करें ना। हम सर्च पे करते हैं तो उसमें जो भी हम जो है ना वो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे चलते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल बेसिस जो है वो रिसर्च में, ये हमें भी बाद में पता चला। अब ये नहीं है कि मैं कहूँ कि हम जो है ना वो पहले ही बड़े टारगेटेड थे और उसी टारगेट के मुताबिक चलते रहे। लाइफ में बहुत सारी चीजें, साइंस वर्क्स इन दैट वे। बाज़-औक़ात आपको जो है ना वो हिट एंड ट्रायल पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पहले ही, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप मास्टर में हैं, उस वक़्त ही अगर आप थोड़ा-सा जो है वो देख लें कि आपको किस टॉपिक की तरफ जाना है, तो आप फिर रिसर्च भी देखेंगे। ठीक है, फिर सर्च नहीं देखेंगे। ठीक है, कि मुझे जो है ना वो कोरिया में जाना है, मुझे चाइना में जाना है या कहाँ जाना है, इट डज़न्ट मैटर कि आप कहीं पे भी जाएँ। तो जो सर्च और रिसर्च का इम्तिज़ाज है ना, वो आपको थोड़ा-सा शुरू से अपने सीनियर से पूछ लें, अपनी यूनिवर्सिटी से जो ऑलरेडी इस चीज़ के साथ कनेक्टेड हैं उनसे, और फिर जो टॉपिक आपको अच्छा लगे। अगर मैं केमिस्ट हूँ, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, लोगों को नहीं लगती थी, मैं उसमें चला गया। फिर आप देखें कि आप सर्च बाद में करें, पहले रिसर्च देखें कि कौन सा प्रोफेसर है जिसकी रिसर्च जो है वो इस वक़्त इम्पोर्टेंट है। टॉपिक ऑफ द डे, टॉपिक ऑफ द सेंचुरी और टॉपिक ऑफ द ईयर आप देखें कि उसमें क्या चल रहा है ना। अभी इस वक़्त कौन सी रिसर्च है। मुझे याद है जब मैंने मास्टर जर्मनी में स्टार्ट किया तो उस वक़्त सुप्रामोलेक्युलर केमिस्ट्री का बड़ा बहुत नया वो जॉन लेन मेरी को नोबेल प्राइज मिला था और वो बहुत ज्यादा लोग उसकी तरफ जा रहे थे। ठीक है, अब देखें कि उसकी कौन सी रिसर्च है, फिर उस रिसर्च में कौन से लोग हैं जो लीडिंग हैं। ठीक है, तो ये आपको जब आप रिसर्च को टॉपिक को चूज करेंगे, देखेंगे, तो आपको सर्च ऑटोमेटिकली होती जाएगी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सर्च पहले शुरू करते हैं और रिसर्च बाद में शुरू करते हैं। और आप यकीन कीजिए कि एज बीइंग फैकल्टी मेंबर जब मैं देखता था तो हमारे पास ईमेल आती थी जिनका कोई जो है ना वो, मैं पंजाबी उर्दू में कहूंगा, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं होता था। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को खुद नहीं पता कि मुझे क्या मतलब कि ईमेल करनी है किसी प्रोफेसर को या किसी फैकल्टी मेंबर को पोजीशन के लिए। ये हमारा सर्च है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि हिट एंड ट्रायल बेसिस पे हम चलते हैं, वो नहीं है। थोड़ा टॉपिक में देख लें, पाकिस्तान में कि जिसके साथ भी रिसर्च कर रहे हैं बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत डिफरेंट फील्ड्स में हैं। बाज़-औक़ात रेपुटेशन का मसला होता है कि वो कहते हैं ये प्रोफेसर बहुत सख्त है, ये बहुत टाइम लगाते हैं, ही गिव्स अ हार्ड टाइम, तो वो शायद आई थिंक शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ गई है। बड़ी मज़े की वो बात कर रहे थे डॉक्टर शरीफ। डॉक्टर एहसान, मैं आपकी तरफ आऊँगी, हम देखते हैं उनके इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टेबल होती है। आप रिसर्चर के बारे में क्या कहेंगे? हमने रिसर्च की बात कर ली, रिसर्चर आज के इजी लैंग्वेज में हम किसको कहेंगे रिसर्चर? देखिए, आप रिसर्चर, अगर आप मुझसे पूछें कि रिसर्चर कौन होता है, तो रिसर्चर वही है जो साइंटिफिकली सोचता है, साइंटिफिकली चीजों को, प्रॉब्लम सॉल्वर्स। Every problem solver is a scientist and every problem solver is a researcher.
ओके अब आपने अपने प्रॉब्लम सॉल्वर जो है वो किसी भी फील्ड में, वो केमिस्ट्री है, वो बायोलॉजी है, वो मैथमेटिक्स है, आपके सामने एक प्रॉब्लम आया है, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो आप रिसर्चर हैं। देखिए उसके लिए फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसको सर्च करेंगे, उसके डेटा देखेंगे कि उसका प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व हो सकता है, और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है उसको देखेंगे। So that is a researcher. I would say, to my viewpoint, that might be Dr. Ihsan has another viewpoint, but I would say the person who tries to solve the problems, who tries to find the new way to solve the problem. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत से तरीके हैं, बट मुख्तलिफ आप वे से आ सकते हैं उसको। तो towards the invention, towards the discovery, and towards the new things to produce in your lab, in your computer, whatever. So this is, to my viewpoint, इसको हम जो है ना वो रिसर्चर कहेंगे। आपने मुझे कहा कि मुझे शार्ट रखना है आंसर, तो आई वुड ट्राई टू बी शार्ट ना। ओके प्लीज। जी डॉक्टर इहसान, मैं आपसे भी यही पूछूंगी कि आप चलें हमारी इस पे जर्नल टॉक होगी, रिसर्च क्या होती है, रिसर्चर क्या होता है। रिसर्च और सर्च में एक वर्ड आता है प्लेजरिज्म का। अब प्लेजरिज्म के बारे में हमारे जो यंग स्कॉलर्स हैं उनको क्या कहेंगे कि प्लेजरिज्म क्या चीज है? ओके जी, तो मैं डॉक्टर शरीफ के बात को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करूंगा और थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि रिसर्च में बेसिकली चूंकि ये एक सिस्टमेटिक वे होता है, आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं और आप एक रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं पहले, फिर उससे आप रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं और फिर बेस्ड ऑन योर फील्ड आइदर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर आप सर्वे या इंटरव्यू करते हैं, और डेटा जब आपके पास आता है तो आप उसको इंटरप्रेट करते हैं या एनालाइज करते हैं और फाइनली कुछ कंक्लूजन आती है और सम फ्यूचर रिसर्च क्वेश्चन जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आपको रिसर्च गैप का पता होना चाहिए कि जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं उस पर कितना काम हुआ है और कहाँ पे गैप एग्जिस्ट करता है। और ये बज़ाहिर बहुत सिंपल सा नज़र आता है, लेकिन ये मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट होता है एक रिसर्च किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट का, कि आपको ये पता हो कि इतना काम हुआ है और आगे आपने ये काम करना है। अच्छा, जो आपका एडवाइज़र होता है ज़ाहिर है उसमें आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं क्योंकि उसका एक्सपीरियंस आपसे ज़ाहिर ज़्यादा होता है, और फिर आप लिटरेचर रिव्यू करके वो गैप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप दो तरह की रिसर्च कर सकते हैं कि आप एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक्सपेंड करें या फिर आप अप्लाइड रिसर्च करें जिसमें रियल जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करें। कोई इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है या कोई माशरे में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, दोनों के अपने प्लस और माइनस है, उनके फ़ायदे और नुकसान है। प्लेजरिज्म पे मैं आऊँगा तो कुछ एथिक्स होती है रिसर्चर के लिए, और जिस तरह आम लाइफ में भी कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट्स होती है, कुछ रूल्स होती है जिसको आपने फॉलो करना है, तो रिसर्च में भी कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट्स होती है जिसको आपने फॉलो करना होता है। बल्कि मैं कहूँगा कि रिसर्च में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और क्रिटिकल होती है, क्योंकि जो रिसर्च का इम्पैक्ट होता है वो ग्लोबल होता है और एवरलास्टिंग होता है। वो लाइफ टाइम के लिए जो चीज़ आप पब्लिश करते हैं लाइफ टाइम के लिए आपके नाम के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो उसमें आपने बहुत केयरफुल रहना है। तो एक मेन एस्पेक्ट उसमें यह है कि जो भी आप काम करेंगे वो आपका ओरिजिनल काम हो, वो पहले किसी ने ना किया हो या कोई किसी और का काम लेके आप खुद अपने नाम से पब्लिश ना करें। या अगर आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो वहां से तो आप आइडिया डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम चीज कॉपी करके और विदाउट साइटेशन आप अपने काम में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये प्लेजरिज्म है। तो प्लेजरिज्म टेक्स्ट की भी हो सकती है, प्लेजरिज्म आइडिया की भी हो सकती है, और प्लेजरिज्म जो है वो आपके प्रोजेक्ट या दूसरी चीज़ों की भी हो सकती है। मेरे ख्याल में इस सेशन में आगे डिटेल से हम उस पर बात करेंगे, लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये है कि आइडिया आपका ओरिजिनल हो और वो किसी और ने पहले पब्लिश या डिस्क्लोज ना किया हो। जी जी बिल्कुल, मतलब अगर हम इसको इजी वर्ड्स में समझे तो वो प्लेजरिज्म हो जाता है कॉपी पेस्ट, मतलब जो ऑलरेडी है वो आप उसको ही यूज कर रही हैं तो वो उसको हम प्लेजरिज्म में कंसिडर करते हैं। अच्छा डॉक्टर शरीफ, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी डॉक्टर एहसान ने एडवाइजर की बात की, तो अब रिसर्चर तो हमें समझ में आता है जो सर्च से आगे रिसर्च की कैटेगरी में आ रहा है। एडवाइजर या जिसे हम सुपरवाइजर कहते हैं उसकी इजी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए ये बड़ा अगेन आई वुड से दैट जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये इम्पोर्टेंट है। जैसे इन्होंने अभी एहसान ने कहा है कि
आइडिया की जो है ना वो भी प्लेजरिज्म है। उसके बाद मैं एडवाइजर पे आता हूँ, आइडियाज की है। और इसमें एक और चीज है, आप कह रही थी कि कॉपी पेस्ट, सिर्फ ओनली कॉपी पेस्ट जो है ना वो प्लेजरिज्म नहीं है। इवन समटाइम्स आप कॉपी पेस्ट करते हैं, करें उसको, लेकिन उस कॉपी पेस्ट में आपको क्रेडिट करना होता है, ठीक है, क्रेडिट करना होता है लोगों को। बाज़ औक़ात हम द सेम रिजल्ट्स जो हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं लोगों के, ठीक है, सेम रिजल्ट्स करते हैं, वन डिफरेंट कैटलिस्ट और डिफरेंट मेथड, वो आपका एक कॉपी पेस्ट है, लेकिन उसमें फिर आपको क्रेडिट भी करना होता है, प्रोडक्शन में क्रेडिट, प्रोडक्शन विदाउट क्रेडिटिंग, ये भी एक प्लेजरिज्म की बहुत सी फॉर्म है, जैसे इसान ने बताया। अब आपने कहा कि एडवाइजर क्या है, सुपरवाइजर क्या है, ठीक है। सुपरवाइजर जो है ना वो ग्रेजुएट स्टूडेंट हमारा, मैं फिर एक प्रॉब्लम की तरफ आऊंगा कि हमारे मुल्क में या पाकिस्तान से, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान के रेफरेंस से कर रही है ना, इसलिए उसी पे करेंगे। अगर आप कहें कि यूरोपियन और अमेरिकन और ये किस तरह, तो वो एक डिफरेंट वे है। हमारा जो स्टूडेंट है, हम इंक्लूडिंग मैं भी कह सकता हूँ कि ये कि हमारा बहुत सारा जो है ना वो डिपेंडेंसी एडवाइजर और सुपरवाइजर पे हम कर लेते हैं। सुपरवाइजर एक आइडिया प्रोड्यूसर है, एक आपको एक लेवल पे उसने आपको गाइड करना है, आपका गाइड है, उस पे हम पूरी जो है ना वो पूरा वो उसी पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। तो सुपरवाइजर तो वही है जिसने आपको एक लाइन देनी है, एक आइडिया देना है, या जो फील्ड ऑफ रिसर्च है उसमें करें। लेकिन जो अच्छे सुपरवाइजर हैं, जो मतलब कि मैं कहूंगा कि मैंने यूरोप में, इवन पाकिस्तान में, उसमें मोस्टली ग्रेजुएट्स जो है ना, जो स्टूडेंट हैं, वो खुद आइडियाज लेके प्रोफेसर के पास आते हैं, एंड देन ही सीज के ओके, वो अपने एक्सपीरियंस, जो स्टूडेंट है, रिसर्चर है, वो ट्राई कर रहा होता है अपने आगे जाने की, रिसर्च करने की, डिग्री की तरफ जाने की। सुपरवाइजर इज सिटिंग अ लेवल अप टू यू, और वो देखता है कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है। तो सुपरवाइजर इज द पर्सन हु गाइड्स यू, जो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। उसमें आगे सुपरवाइजर को चूज करना कैसे है, इफ यू विल हैव अ क्वेश्चन, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर आपको दे सकें। तो दैट्स अ पर्सन हु गाइड्स यू। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बात आपको कहूंगा, मैं अपने फ्रेंड्स को ये कहता हूँ कि हम जो अपना बायोलॉजिकल फादर है ना, उसको हम जो है ना वो चूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये डिसाइडेड है, नेचुरल है। लेकिन जो हमारा पीएचडी फादर है ना, वो भी फादर है, हम जर्मन में उसको कहते हैं डॉक्टर ऑन फादर, ठीक है, वो हमें चूज करना है, उसकी हमें पूरी जो है ना वो दी गई है, वो आपको अक्ल भी है, फहम भी है, रिसर्च भी है। तो उसमें जो आपने पहले कहा था ना, वो सर्च की नजर नहीं होना चाहिए, वो रिसर्च की नजर होना चाहिए, और ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एहसान, आप में इस चीज पे एग्री करेंगे, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। पीएचडी फादर आपका वो भी उसी तरह बायोलॉजिकल फादर की तरह सारी उम्र आपके साथ लगना है, ठीक है। तो ये नहीं है कि जिसने पहले एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया भाग जाओ उसी के पास ना, नहीं नहीं नहीं, ये आपने देखना है कि मेरे ये पूरी जिंदगी मेरे साथ नाम रहना है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो खैर, ये एक मतलब कि ज़िमनी बात थी, साथ मैंने आपके साथ कर दी। प्लीज, ओवर टू यू। योर माइक इज ऑफ, है ना? मैं डॉक्टर एहसान को उनसे पूछ रही थी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें एडवाइजर और सुपरवाइजर को थोड़ा सा एक्सटेंड करने की? जी सना, डॉक्टर शरीफ ने समराइज़ किया। मैं उसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि मेरी नज़र में एडवाइज़र मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है आपके एकेडमिक कैरियर का, क्योंकि आपकी पीएचडी या एमएस थीसिस के बाद भी जो एडवाइज़र का रोल है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, इवन आपकी जॉब में या फ्यूचर रिसर्च में। तो जो एडवाइज़र सिलेक्शन है उसमें आपने ये बेसिकली देखना है कि खुद आपकी इंटेंशन क्या है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने फ्लाई एडवाइज़र सेलेक्ट किया और फिर वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम नहीं होता। तो आपने खुद देखना है कि आप बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, आपका अपना नेचर कैसा है। क्या आप ऐसे बंदे हैं कि आपको ज़्यादा फीडबैक या इनपुट चाहिए, या आप इजी गोइंग है कि आपने जस्ट ग्रेजुएट होना है और आपको आसानी से डिग्री मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले आपने डिसाइड करनी है। फिर आपने देखना यह है कि एडवाइज़र जो है उसका रिसर्च ग्रुप अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो आप उसके रिसर्च ग्रुप को देखें कि उसमें कितने लोग हैं, वो कितने अरसे से काम कर रहा है। उसकी लेटेस्ट ईयर में आई वुड से कि लास्ट 1 to 3 ईयर्स में कुछ पब्लिकेशन आई है या नहीं आई।
उसके पहले स्टूडेंट से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि उनका बिहेव कैसा है टुवर्ड स्टूडेंट, किस तरह वो काम मांगता है। इवन अगर कुछ स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए हैं तो आप ये देखें कि उनके ग्रेजुएट स्टूडेंट कहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो मैं बल्कि अक्सर स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि एडवाइजर जब आप सेलेक्ट करते हैं तो फॉर टाइम बीइंग आप बॉस बन जाए और आप उसका इंटरव्यू करें। इंटरव्यू से मुराद ये है कि आप बहुत पोलाइट अंदाज में उससे जाके आप मिले और जो क्वेश्चन आपके जहन में है वो आप उससे पूछे कि आपको किस तरह का स्टूडेंट चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करती है कि उस एडवाइज़र का आप देखें कि उसका कोई प्लान तो नहीं है मूव करने का कुछ रिसेंट टाइम में, क्योंकि ये भी मैंने देखा है कि अगर एडवाइज़र चला जाता है तो स्टूडेंट बड़े इफेक्ट होते हैं। तो फिर उसमें लंबी डिस्कशन आ जाती है कि आपने जूनियर सेलेक्ट करना है या सीनियर सेलेक्ट करना है। मेरे ख्याल में शायद आगे डिस्कशन होगी तो डिटेल से उस पर बात करेंगे हम। जी सही हो गया। मुझे एक्चुअली यहाँ पे आप दोनों की बातों से वो थोड़ा सा ना जो क्वेश्चंस नॉर्मली थोड़े कमेंट्स में भी आ रहे हैं और मेरे माइंड में भी आ रही है कि जैसे स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती रिसर्च टॉपिक कैसे चूज़ करना है। दूसरा आपने कहा कि सुपरवाइज़र को आप सेलेक्ट कर लें, और एक हमने ये बात सुनी डॉक्टर शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में जो रिसर्चर या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं ना वो डिपेंडेंट होती है एडवाइज़र पे। तो मेरे माइंड में जस्ट ये क्वेश्चन आया क्योंकि अब हम लोग इस स्टेज पे आगे, लाइक मैं पीएचडी की एंड स्टेज पे हूँ, तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। लाइक मैं इस स्टेज पे आई हूँ तो मुझे रिसर्च के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हुई है। अगर मैं अपने आप को 5 साल पीछे लेके जाती हूँ, जब मैं इवन एमफिल स्टूडेंट भी थी, तो मुझे रिसर्च का सिनेरियो नहीं पता था। हमें नहीं पता होता टॉपिक कैसे चूज करना होता है, या हमने सुपरवाइजर पे डिपेंड करना होता है। हमें जस्ट ये पता होता है कि हमने, मतलब मैंने अगर एमएससी की है, मास्टर्स की है, तो मुझे अब नेक्स्ट डिग्री लेनी है, वो एमफिल है। अब एमफिल में जब वो रिसर्च आती है तो वो आपको बस लैब में काम करना है, सीनियर्स हैं, सुपरवाइजर हैं, और उसी के ऊपर जो सारा वो आप डिपेंडेंट होती है, क्योंकि हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो मेरी भी इसीलिए ये कोशिश थी कि जो हमारे साथ हुआ है ना वो आने वाले रिसर्चर्स के साथ ना हो। हम जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको ये अवेयरनेस दे दें कि वो रिसर्च की तरफ अट्रैक्ट हो। बेसिक जो पर्पस है इस सेशन का भी यही है कि हम उन्हें अवेयरनेस दें कि वो रिसर्च की तरफ अट्रैक्ट हो, और जिस स्टेज पे उन्हें रिसर्च के बारे में समझ होनी चाहिए वो उन्हें मिल जाए। ये ना हो कि टाइम गुजर जाए, लाइक वो कहते हैं ना, आप ठोकर खा खा के तो ऑब्वियसली समझ आ ही जाती है। आज हम जिस स्टेज पे बैठे हुए हैं हमें रिसर्च की सारा, मतलब जो कहते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें भी पता है, लेकिन जो बेचारे फ्रेश ग्रेजुएट्स बच्चे हैं उन्हें अभी नहीं पता। तो इंशाल्लाह इससे उनको अवेयरनेस मिलेगी। अच्छा, हमने बेसिक रिसर्च की बात कर ली, एडवाइज़र की बात कर ली। अब हमारे पास जो क्वेश्चन अरेज होता है वो ये होता है कि जो हमने रिसर्च की है वो दुनिया तक कैसे पहुंचेगी, जिसको हम कहते हैं पेपर पब्लिकेशन। तो हम पब्लिकेशन की पहले जर्नल डेफिनेशन मैं डॉक्टर शरीफ से कहूँगी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि पब्लिकेशन नीड क्या है, पर्पस क्या है, और पब्लिकेशन कहते किसे हैं। थैंक यू। दिस इज, ये बड़ा लंबा टॉपिक है वैसे। इस पे आप सिर्फ पब्लिकेशन पे जो है ना वो पूरा घंटा रख सकते हैं। अपने पब्लिकेशन है क्या है, पब्लिकेशन का पर्पस क्या है, और पब्लिकेशन को जो है ना डिसेमिनेट कैसे करना है, ठीक है ना, ये सबसे बड़े। अब इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें बड़े शुरू से देखने पड़ते हैं। पब्लिकेशन अब एक अब मैं इसको पब्लिकेशन को जो रिक्वायरमेंट होती है ना इससे परे होकर सोचता हूँ। पब्लिकेशन क्या है? पब्लिकेशन आपके वो रिजल्ट्स हैं, वो ओरिजिनल रिसर्च रिजल्ट्स हैं जो आपने हासिल किए अपनी रिसर्च के बाद, सर्च और रिसर्च के बाद, जो आपने प्रैक्टिकली खुद जो है ना वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, जो कि अनपब्लिश्ड हैं, पहले कहीं पे भी पब्लिश नहीं हुए, फिर आप उनको पब्लिश करते हैं। पब्लिकेशन में डिफरेंट किस्म की पब्लिकेशंस हैं, ठीक है। एक साइंटिफिक जर्नल्स हैं और एक नॉन साइंटिफिक जर्नल्स। आप देखते हैं कि रोज जो है ना अभी कोविड पे लोग इतना बड़े बड़े अच्छे अपने व्यूज और अपनी जो रिसर्च है उसको आपके साथ शेयर करते हैं। अब वो साइंटिफिक पब्लिकेशंस नहीं है, वो मैगजीन पब्लिकेशंस हैं, वो न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस हैं। अब साइंटिफिक पब्लिकेशन जो है वो डिफरेंट है, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, उसके कंटेंट्स डिफरेंट होंगे, उसका तरीका का डिफरेंट होगा। जो मतलब कि नॉन साइंटिफिक पब्लिकेशन है वो उसमें भी आप प्लेजरिज्म या रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, आपका ओरिजिनल आइडिया होता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, उसका फॉर्मेट डिफरेंट होगा। तो पहली बात तो पब्लिकेशन जो है वो आपके वो रिजल्ट्स हैं जो आपने प्रोड्यूस किए हैं, आप उनको पब्लिश करते हैं। अब पब्लिश करते हैं किस लिए पब्लिश करते हैं?
अब उसको पब्लिश करने का पर्पस भी है ना, क्यों पब्लिश करते हैं, मेरे रिजल्ट्स हैं। अब पब्लिश करने में साइंटिस्ट का जो पहला पर्पस, पहला मकसद, पहला एम है, दिस इज टू सर्व द ह्यूमैनिटी। ओके, नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। वो अब आपके रिजल्ट जब आपने कर लिए, वो अब रिजल्ट आपके नहीं है। अगर आप सही रिसर्चर, अगर आप अपने आप को समझ दें कि मैं रिसर्चर हूं, मैं साइंस में आया हूं, साइंस में मैं जॉब के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मैं पीएचडी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं पीएचडी कर रही हूँ साइंटिस्ट बनने के लिए। हमारा तो खैर एक हमारे बैकग्राउंड में है कि हमें जॉब मिलेगी, जॉब करनी है, फिर हम ये करेंगे वो नहीं। अगर आप रिसर्च में हैं तो उसके बाद पब्लिकेशन है, तो ये आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। आप उसको अपने पब्लिश करना है। वो पब्लिश करने का मकसद ये है कि यू डिसेमिनेट योर रिसर्च, योर फाइंडिंग्स, योर इन्वेंशंस, योर डिस्कवरीज, योर मेथड्स, व्हाटएवर यू आर डूइंग, जो भी आपका है, आपने इसको साइंटिफिक कम्युनिटी तक पहुंचाना है। आपकी जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस है, मिलियंस में कोई एक बंदा होगा जो पढ़ता होगा, नॉर्मली जो नॉन साइंटिफिक बंदा होगा, बाकी आप ये उसमें अपनी फील्ड में लोगों तक जाता है। अब उसके लिए जर्नल है, डिफरेंट जर्नल है, वो डिफरेंट जर्नल्स की अपनी कैटेगरीज हैं, वो देखते हैं कि आपको खुद भी पता होता है कि आपका काम किस लेवल का है, ठीक है, ये बेसिक लेवल का है, ये हाई लेवल का है, या एक ये बिल्कुल ही न्यू है, आपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया है उसको रीशेप किया है, आपने उसके अंदर कोई नई चीज लेके आए हैं, और उसके बाद आपकी फाइंडिंग्स क्या है, ठीक है। मैं इसको जनरल एहसान बात करूं, मतलब कि ये केमिकल या केमिस्ट्री के नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको रिएक्शंस नहीं करने होते ना। आपको मैथमेटिक्स में केमिकल रिएक्शन या इस तरह के लैब वर्क नहीं है, उसमें आपको सॉफ्टवेयर वर्क्स हैं, आप इस तरह कंप्यूटर के, तो उसमें आपने नया फार्मूला क्या डाला है, आपने नया तरीका क्या डाला है, वो तरीका फिर आप शेयर करते हैं। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती पता क्या है, हमारे सुनने वालों के लिए भी, हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं, हम उनको शेयर ही नहीं करते, छुपाई रखते हैं, उस वक्त तक छुपाई रखते हैं कि वो कोई और बंदा कहीं दुनिया में हो सकता है उस टॉपिक पे लगा, वो बाद में वो पब्लिश हो जाते हैं, फिर हम बैठे हो यार ये तो मेरा आइडिया था, आई वॉज वर्किंग। तो पहली बात पब्लिकेशन मैंने आपको बता दिया, पब्लिकेशन की इंपॉर्टेंस बता दी कि आपको दूसरों के साथ नॉलेज शेयर करना है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तीसरी मैंने आपको ये बात बता दी कि रिजल्ट्स को जितनी जल्दी हो सके पब्लिश करें, पब्लिश को, उन रिजल्ट्स को डिले नहीं करें। अगर आप उसको डिले करेंगे तो आपको पता है आजकल, ये पहले वक्तों में इतना नहीं था, मतलब कि मीडिया के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस नहीं होती थी, आपको जर्नल्स आप तक पहुंचते थे, फिर आप जर्नल में देखते थे कि न्यू रिसर्च क्या है, ठीक है। अभी तो इधर पेपर, अभी तो पेपर जो है ना वो प्रेस में एक्सेप्टेड पेपर ही जो है ना वो ऑनलाइन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपना आइडिया करें, उसमें पब्लिकेशन में फिर एक फर्दर है कि अगर आप समझते हैं कि आपने इसको फुल पेपर, आप कम्युनिकेशन कर लें, आप उसको शॉर्ट आर्टिकल्स कर लें, इस तरह करके अपना अपना आइडिया सेव कर लें। जो भी 2-4 रिजल्ट्स आप समझ हैं कि बड़े एक्साइटिंग रिजल्ट्स हैं, उनको साइंटिफिक वर्ल्ड तक पहुंचाएं। उसमें बाजुकात फायदा होता है, उसमें मैं कहता हूं उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। बाजुकात उसी टॉपिक पे लोग काम कर रहे होते हैं और वो अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करते हैं, फिर जब वो फाइंडिंग आपका पेपर साइट होगा, फिर वो फाइंडिंग आप तक आती है, और उसी फाइंडिंग को आप और ज्यादा रिफाइन करके अपने टॉपिक पे फुल पेपर, पेटेंट, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहिए उसमें जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट पब्लिकेशन ये है कि आपके वो रिजल्ट्स हैं, आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो आपने खुद जो है वो अपने आइडिया की बेस पे प्रोड्यूस किया है, उसको साइंटिफिक कम्युनिटी में डिसेमिनेट करना, साइंटिफिक कम्युनिटी तक पहुंचाना जो है, दैट इज अ पब्लिकेशन, साइंटिफिक पब्लिकेशन। प्लीज, आई होप दिस। जी जी, बहुत आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि शायद जो मुझे भी नहीं पता था, तो मुझे भी उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है। थैंक यू, दिस इज द पर्पस। बीइंग अ स्टूडेंट, मैं इसको इजी वर्ड्स में यही कहूंगी कि रिसर्च, आप कोई ऐसा नया काम जो दुनिया को दिखाना चाहते हो उसको आप पब्लिश करते हो, जिससे आप दुनिया को दिखा रहे हो कि आपने कुछ नया काम किया। तो मैं इसकी सिंपल सी ये डेफिनेशन समझती हूँ। अच्छा, आपकी वो डॉक्टर शरीफ की गुफ्तगू में आपने शॉर्ट कम्युनिकेशन और कई ऐसे चीज़ों को मेंशन किए, शायद मुझे भी उसका नॉलेज नहीं है, तो मैं डॉक्टर एहसान के पास जाऊँगी कि पब्लिकेशन, जिससे हम कहते हैं कि ये रिसर्च पेपर है, रिव्यू आर्टिकल है, लेटर है, कम्युनिकेशन है या पेटेंट जो भी है, तो वो हमें पहले तो जर्नल बता दें कि क्या क्या होता है, और फिर थोड़ा सा आसान अल्फाज में, मतलब जो बिल्कुल न्यू स्कॉलर्स हैं जिन्हें इतना नहीं पता कि
मतलब जो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं समझ सकते, उनको जस्ट इजी वर्ड्स में आप डिफाइन कर दे कि जो आप रिसर्च है उनको किन किन फॉर्म में पब्लिश कर सकते हैं। जी डॉक्टर रेजा। ओके ओके तो जिस तरह डॉक्टर शरीफ ने बात की कि जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसके बाद स्टेप होता है कि आप उसको कम्युनिकेट करते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी को या जनरल पब्लिक को, डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च किस फील्ड में है। तो डिफरेंट फॉर्म में आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, जर्नल आर्टिकल के फॉर्म में, कॉन्फ्रेंस पेपर के फॉर्म में, इवन बुक चैप्टर के फॉर्म में या पेटेंट के फॉर्म में। तो अगर आप जर्नल आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो जो मेन टाइप्स है वो ब्रीफली मैं समराइज करता हूँ। एक रिसर्च आर्टिकल है जो कि आपका ओरिजिनल रिसर्च या ओरिजिनल काम होता है, और जिस तरह आपने एक्सपेरिमेंट या आपने इंटरव्यू या आपने जितने भी उसमें सर्वेस वगैरह किए हैं और क्या आपने उसका कंक्लूजन निकाला है, तो उसको आप कम्युनिकेट करते हैं किसी भी जर्नल या कॉन्फ्रेंस को, वो आपका ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल होता है। दूसरा होता है रिव्यू आर्टिकल। रिव्यू आर्टिकल में खुद आप अपना इतना काम नहीं करते, किसी टॉपिक पे जो पब्लिश लिटरेचर है आप उसको लेते हैं और उसको इस अंदाज में आप समराइज करते हैं कि आप गैप भी आइडेंटिफाई करते हैं कि ये काम इसमें नहीं हुआ, और आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। सिर्फ समरी नहीं होती, आप ये कहते हैं कि इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए या ये रिजल्ट इससे डिफरेंट है, तो वो रिव्यू आर्टिकल होता है। और जो रिव्यू आर्टिकल है नॉर्मली कुछ जर्नल्स होते हैं जो सिर्फ रिव्यू पब्लिश करते हैं, जैसे केमिकल सोसाइटी रिव्यू है या केमिकल रिव्यूज है, और नॉर्मली हर एक जर्नल में रिव्यू आप पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिव्यू भाई इनवाइटेड होते हैं कि एडिटर जो है वो एक टॉप रिसर्चर को इनवाइट करते हैं कि आप इस टॉपिक पे रिव्यू लिख के, और अगर आप खुद सबमिट करना चाहें तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप एडिटर इन चीफ को एक प्रपोजल लिख के और वो इवालुएट करके आपको बताएगा कि आप इस पे रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरी टाइप जो है वो जिस तरह डॉक्टर शरीफ ने बात की, इसको हम लेटर भी कह सकते हैं, शॉर्ट कम्युनिकेशन भी हम कह सकते हैं। उसमें ये होता है कि कभी कभी आपके साथ बहुत एक्साइटिंग रिजल्ट आ जाते हैं और अभी आपके एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन आप चाहते हैं कि वो दुनिया को आप कम्युनिकेट करें। या दूसरा आपको ये होता है कि वो रिजल्ट उनके बहुत एक्साइटिंग है तो अपने नाम के साथ आप उसको रजिस्टर करें, तो वो शॉर्ट फॉर्म में 1-2 पेजेस या 3 पेजेस आप जर्नल में सबमिट कर सकते हैं। और नॉर्मली वो फॉलो अप भाई होता है एक जो फुल फ्लेज आर्टिकल है, उसके बाद आप वो लिखते हैं। लेकिन इनिशियल रिजल्ट जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें 2-3 पेजेस होते हैं। कुछ जर्नल आजकल आ गए हैं जो सिर्फ इस तरह के लेटर पब्लिश करते हैं, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लेटर है, या कुछ जो नॉर्मल जर्नल है उनका भी लेटर वर्जन आ गया है, तो आप उसमें ये सबमिट कर सकते हैं। चौथा जो है वो पेटेंट है। पेटेंट जो है इन सबसे थोड़ा डिफरेंट है। पेटेंट में ये होता है कि आप टेक्नोलॉजी को बेसिकली रजिस्टर करते हैं अपने नाम, और एक लीगल प्रोसेस वो होता है, वो कंपैरेटिवली लंबा प्रोसेस है जिसमें तकरीबन 3 साल लग जाते हैं। और जो भी आपका मेन आइडिया होता है, आप चाहते हैं कि वो आपके नाम के साथ या आपके इंस्टीट्यूट के नाम के साथ रजिस्टर हो, तो आप लीगल ओनर बन जाते हैं या आपका इंस्टीट्यूट लीगल ओनर बन जाते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि फ्यूचर में अगर वो टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज हो जाए तो आपको या आपके इंस्टीट्यूट को उसका शेयर मिलता है। आपके इंस्टीट्यूट के साथ अपना कोई एग्रीमेंट होता है जिसके तहत आपको शेयर मिलता है। तो वो पेटेंट में सिर्फ ये चीज़ है कि आप उस टेक्नोलॉजी को या उस आइडिया को आप मतलब कर सकते हैं, लीगली अपने नाम कर सकते हैं। फिर पेटेंट और आर्टिकल के अतर और कंट्रीब्यूटर में डिफरेंस होता है, मेरे ख्याल में शायद आगे हम डिस्कस करेंगे। सो ये मेन टाइप्स है। दूसरा आखिरी एक टाइप में क्विकली बताता हूँ, बुक चैप्टर होता है। बुक चैप्टर भी समहाउ रिव्यू पेपर की तरह होता है, लेकिन नॉर्मली उसमें एस्टेब्लिश जो आइडियाज या थ्योरीज होती है उसको आप आसान अल्फाज में लिखते हैं, और उसका फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आप लिखते हैं और जस्ट लाइक रिव्यू पेपर होता है। जी सही हो गया। बहुत आपने जो है ना इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। आई थिंक जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा या जिन्होंने नाम सुना होगा तो उनको अच्छे से समझ आ गई होगी कि पब्लिकेशंस की फॉर्म क्या होती है। अच्छा डॉक्टर शरीफ, पब्लिकेशंस का हमने जान लिया, अब पब्लिकेशन पब्लिश कहाँ होती है जिसे हम जर्नल कहते हैं? तो जो हमारे न्यू रिसर्चर्स हैं उनको बताएं जर्नल्स क्या होते हैं, जर्नल की रैंकिंग क्या होती है, और फिर यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है IF, जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जो है ना जर्नल नॉलेज हमारी ऑडियंस को दे दें। थैंक यू। इसमें थैंक यू। जर्नल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ना वो किस में भेजना है, ये सेम इसी तरह है। मैं आता हूँ उस पर, लेकिन एक और मैं ऐड करूँगा। एहसान ने कहा कि
मतलब रिव्यू के बारे में बताया। अब इसमें एक और भी, इसमें अकाउंट्स भी होते हैं। आप उसको लेटर्स में, जैसे उन्होंने अर्ज किया कि मतलब लेटर है, कम्युनिकेशन है, रिव्यू करना लोगों के काम को, और इसमें बाज़ का अकाउंट भी होता है। आप अपने काम को भी जो है ना वो समराइज कर सकते हैं, जितना भी आपने किया हुआ है उसको एक अकाउंट की शक्ल में आप कर सकते हैं। ये भी होता है कि अपने जो वर्क है, आपकी पब्लिकेशन, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है। अब आपने पूछा कि इम्पैक्ट फैक्टर और कहाँ पे करना है। अब सना जो है वो सना जमशेद, इसको मैं सिंपली इस तरह एग्जांपल करूंगा। सना जमशेद एक बड़ी अच्छी कॉलमिस्ट हैं, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलम लिखती हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ बनाती हैं। अब वो न्यूज़, अब एक जो है ना वो कोहिस्तान अखबार भी है पाकिस्तान में, और एक जंग भी है, ठीक है। तो आप उसमें कोहिस्तान में, जंग में, या डेली लाहौर में, या डेली इस्लामाबाद में पब्लिश करेंगी, या आके उसको जंग में करना चाहेंगी, ठीक है। फाइन, ये एक सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो किस में करना चाहेंगे? डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आप पहले तो देखेंगे उस न्यूज का लेवल क्या है, आपका कॉलम का लेवल क्या है, आपका रीडर कौन है, ठीक है, आपका जो है वो टारगेट कौन से साइंटिस्ट हैं, आपका टॉपिक टारगेट कौन सा है, फिर उसके बाद ही करेंगी ना। या आप कहेंगे कि इसको मैंने बीबीसी में भेजना है या CNN पे भेजना है, आपने तो टारगेट देखना है, टॉपिक देखना है। अगर रीजनल है तो आप रीजन में भेजेंगी, अगर आपका जो है वो ग्लोबल है तो आप उसको ग्लोबल में भेजेंगे कि सबके लिए। ये इट्स 100% सेम विद द साइंटिफिक पब्लिकेशंस, 100%। टू माय व्यू पॉइंट, वन मे डिफर। तो आपने ये देखना है कि कहाँ पे जो है ना वो आपको भेजना है। इसी तरह अब इम्पैक्ट फैक्टर की बात करते हैं। आप देखें, आपने TRs है, ये रेटिंग्स होती हैं पाकिस्तान में। आप जब टेलीविजन देख रहे हो तो आप कहते हैं ARY1 की जो है ना वो इतनी रेटिंग है, जियो की इतनी है, और एक रूही चैनल है उसकी इतनी है, ठीक है। तो दैट इज इम्पैक्ट फैक्टर। उसको आप साइंटिफिक लैंग्वेज में उसका इम्पैक्ट फैक्टर हम नंबर्स में देते हैं, ठीक है। वहां पे भी एक रेटिंग है, वो भी नंबर्स में होती है कि इनका जो है ना वो क्या नंबर है। इसी तरह साइंस में भी है, उसकी वो किस चीज पे डिपेंड करता है इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर डिपेंड करता है कि आपके, जिस तरह टेलीविजन की किस पे करती है, आपके जो भी चैनल्स हैं उनकी रेटिंग कहाँ पे करते हैं, कितने व्यूअर्स हैं, ठीक है, कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कितने व्यूअर्स हैं, कितनी इनकी जो है ना वो फॉलोइंग है, कितने लोग इनका ये चैनल देखते हैं। इसी तरह आपका पेपर जो है उसकी साइटेशंस होती हैं, ठीक है। आप पेपर करते हैं, आप जब भी कोई पेपर लिखेंगी, पब्लिकेशन लिखें, कोई भी पब्लिकेशन लिखें, तो आपकी पब्लिकेशन जो है वो रेफरेंसेस के बगैर तो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। दैट इज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द पब्लिकेशन, ठीक है। आप जो वहां पे एक लफ्ज लिख रहे हैं, आपने उसका भी रेफरेंस देना है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्ड्स। Each and every sentence, each and every word you write in a scientific publication, you are wholly responsible for that word legally। आप उसके द बाइंडिंग है अपनी वर्डिंग के, ठीक है। तो इसलिए आप जब वो वर्ड लिख रहे होते हैं, कोई रेफरेंस मतलब किसी चीज का दे रहे हैं, उसके पीछे एक पूरी जो है वो आपकी पूरी स्टडी होती है, पूरी स्टडी होती है कि क्यों आप ये चीज कह रहे हैं, तो किस बेस पे कह रहे हैं। ये साइटेशन होती है, तो इस तरह लोग साइट करेंगे आपका पब्लिकेशन के, ये इसने ये फिगर दिया, फलां ने ये फिगर दिया, फलां ने ये दिया, क्योंकि आपका काम भी आप रीशेपिंग भी कर रहे हैं, न्यू भी कर रहे हैं, किसी आइडिया की बेस पे आपका आइडिया होगा। जो भी आप काम कर रहे हैं किसी चीज की बेस पे होगा, उसका कोई टारगेट होगा, उस टारगेट को करने के लिए आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। अब आपके पेपर्स कितनी दफा साइट हुए हैं, उसकी वजह से आपको जो है ना वो एच इंडेक्स मिलता है। इसी तरह पब्लिकेशंस का है कि पब्लिकेशंस जो जर्नल है, जिस जर्नल में आप कर रहे हैं, या उसमें उस पब्लिशर्स का कितनी साइटेशन है, उस साइटेशंस पे फिर इम्पैक्ट फैक्टर जो है ना वो काउंट होते हैं। ये एक फार्मूला है, आप देखिएगा उसमें। तो ये इम्पैक्ट फैक्टर, अब उसमें रेटिंग बड़ी चलती है। अब आपने देखना है कि आपका जो रिसर्च है वो किस लेवल की है, किस टॉपिक भी। अब ये नहीं हो सकता ना कि आप जो है ना वो लिख रही हैं कॉलम उर्दू में और आप भेजें उसको हिंदी जो है ना वो अखबार में, ऐसा नहीं है ना। अब आप लिख रही हैं पेपर केमिस्ट्री में और उसको आपने मैथमेटिक्स के जर्नल में नहीं भेज सकती ना। आपने देखना है कि मोस्ट रेलेवेंट जर्नल कौन सा है। अब जो है ना वो thousands of the publishers are there nowadays in the world, okay? उसमें चंद होंगे जो आपको आपकी फील्ड में होंगे कि ये बड़े हैं। अब आपका आइडिया है, वेरी न्यू आइडिया है, अप्लाइड आइडिया है, आपका इंटरमीडिएट आइडिया है जो आपने काम किए, उस लिहाज से आप पेपर चूज करते हैं। और उसमें आपका सुपरवाइजर का बहुत बड़ा रोल होता है, वो ही नोज द फील्ड ओवर द ईयर्स।
फिर वो आपको बताते हैं कि हमारा पेपर वी थिंक को इस जर्नल में है। अब ये नहीं होता कि आप काम तो आपने किया, जस्ट एक किसी काम को रिपीट कर दिया किसी को और आप उसको भेज दें 30 इम्पैक्ट फैक्टर में, तो वहां से तो फौरी तौर पे वापस ही आना है और साथ बड़े हार्ड कमेंट्स के साथ, और आपकी क्रेडिबिलिटी कम होगी दोबारा भेजने के लिए ना। तो इस तरह आप जर्नल्स को भी चूज करते हैं। हर फील्ड में जर्नल्स हैं। तो आई होप दैट आई हैव कम टू द आंसर व्हाट यू आस्क्ड मी। यस जी, जी, बहुत अच्छा, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक मुझे भी कुछ जो इसमें पॉइंट थे समझने वाले, मैंने भी इसको बड़ी अच्छे से पिक कर लिया। अच्छा, यहाँ पे बल्कि आपने ये भी इतना अच्छा बता दिया साइटेशन, तो आगे ना अगर एक रिसर्चर काम कर रहा है तो उसका काम साइट हो रहा है, तो वो एक क्रेडिट उसको ये मिल रहा है कि उसके जो काम को लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप सर्व कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। आपने पॉइंट दिया, अब आपके पॉइंट से लोग फर्दर रिसर्च कर रहे हैं। तो जो हम एक तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हैं, दिए से दिया जलाना, तो वो आपने अपना दिया जला दिया, अब लोग उससे मज़ीद दिए जला रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर इरफान, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब हमने पब्लिकेशन की भी बात कर ली, जर्नल की बात कर ली। अब यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं जिनको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ऑथर्स आ जाएंगे, एडिटर आता है, रिव्यूअर आता है और एडिटर इन चीफ आता है। तो इसके अलावा जो भी शायद मुझे नहीं पता होगा, तो आप हमें काइंडली जो हमारे यंग स्कॉलर्स हैं उनको थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें इजी वर्ड्स में। ओके सना, मैं इस पे आता हूँ। मैं डॉक्टर शरीफ की बात को थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा, थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ पॉइंट्स है जो कि मेंशन करने ज़रूरी है। वो ये है कि जब आप जर्नल सेलेक्ट करते हैं, आजकल जो फेक जर्नल है जिसको हम प्रीडेटरी जर्नल कहते हैं, उसका भी ट्रेंड है। और स्पेशली जो यंग रिसर्चर है, जो अर्ली करियर रिसर्चर है, उनको नहीं पता होता और वो उनके हत्थे चढ़ जाते हैं और उनका काम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फील्ड में जो टॉप जर्नल है वो कौन से है। मैं समझता हूँ कि आपको एटलीस्ट 10 to 20% टॉप जर्नल है उनका पता होना चाहिए। एक तो ये है कि आप अपने काम के लिए सुटेबल जर्नल ढूंढ सकते हैं। दूसरा, आपको ये फ़ायदा होगा कि आप लिटरेचर वहाँ से ले सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, और वो आप समराइज़ कर सकते हैं। एक वेबसाइट मैं बताऊँगा, शायद मैं लिंक भी बाद में शेयर करूँ, predatoryjournal.com, जिसमें सारे फेक जर्नल जो है उसकी लिस्ट है, और उसमें आप सर्च कर सकते हैं कि इन जर्नल्स को आपने अवॉइड करना है। दूसरा, अब तो आसानी ये आ गई है कि वेब ऑफ साइंस में तकरीबन सारे जर्नल आ गए हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस फील्ड में कितने जर्नल हैं, और जर्नल की अपनी रैंकिंग बनी है फील्ड के मुताबिक। और वो रैंकिंग बेसिकली इम्पैक्ट फैक्टर की बेस पे बनी है, जिस तरह डॉक्टर शरीफ ने बताया कि वो बेस्ड ऑन साइटेशन होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस जर्नल में पब्लिश कर रहे हैं वो इस फील्ड में कौन से नंबर पे है। जाहिर है जो टॉप नंबर का जर्नल होगा उसकी क्वालिटी या वैल्यू ज़्यादा होगी, जो लो रैंकिंग पे होगा उसकी क्वालिटी कम होगी, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब भी आप कोई काम लिखते हैं तो आप एक क्विक सर्च करके ये मालूम कर सकते हैं कि ये काम कहाँ पे पब्लिश हो सकता है, इससे रिलेवेंट जर्नल कौन सा है। तो आजकल तो पब्लिशर ने भी ये ऑप्शन आपको दिया है, जैसे एल्सवेयर है, कि आप अपना एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल, कीवर्ड्स वगैरह और फील्ड टाइप करके वो आपको बताएगा कि आपके इस एब्स्ट्रैक्ट या टॉपिक से रिलेटेड ये जर्नल है और ये इसका इम्पैक्ट फैक्टर है। इसके अलावा अगर आप वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन या मास्टर लिस्ट में जाए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, और आपको क्विकली अंदाजा हो सकता है कि मैं अपना काम इन जर्नल में सबमिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड था। अच्छा, आपने डिफरेंट जो लोग हैं रिसर्च में इन्वॉल्व है उनकी बात की। जो अथर्स है, जिस तरह जाहिर है जो काम करते हैं रिसर्च पेपर में या रिव्यू में, वो मेन अथर होते हैं, लेकिन अथर का कुछ क्राइटेरिया होता है, और जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि वो इनिशियली कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन के फेस पे इन्वॉल्व हो, कि जो आइडिया है, उसके अलावा वो एक्सपेरिमेंट या जो भी सर्वे है उस स्टेज पे भी इन्वॉल्व हो, ड्राफ्टिंग एंड रिवीजन के फेस पे। तो ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिफिनीशन है अथर्स की, कि ये 4 चीज़ें वो करे। अगर इनके अलावा कोई काम है तो वो अथर बनने के एलिजिबल नहीं है। वो बेसिकली आप उसको एक्नॉलेज ज़रूर कर सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई करेक्टराइजेशन वगैरह किसने की है आपके लिए, साइंस के लोग इसको समझेंगे, तो वो भी बेसिकली आप उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं, वो अतर बनने के लायक नहीं है। तो अतर का मेन यही कंट्रीब्यूशन होती है। उसके अलावा जो भी बंदा इन क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता वो अतर नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ट्रेंड है कि घोस्ट अतर या गेस्ट अतर का
गेस्ट ऑथर वो होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता और वो इंक्लूड किए जाते हैं, और कुछ घोस्ट ऑथर होते हैं जिनने एक्चुअली काम किया होता है लेकिन उनका नाम पेपर में नहीं होता। तो ऑथर्स के लिए भी कुछ एथिक्स और कुछ रूल है कि जो भी वो काम करते हैं, एक तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि वो जितने भी अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेज है वो रिस्पॉन्सिबल है इस काम के, ठीक है। दूसरा, हर एक ऑथर की प्रॉपर कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। कुछ जर्नल आपसे मांगते हैं कि ऑथर की कंट्रीब्यूशन आप लिख के दे। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर जर्नल आपसे ना भी मांगे तो आप हर एक पेपर में ऑथर की कंट्रीब्यूशन लाजमी मेंशन करें। उसका फायदा ये होगा कि बाद में अगर कोई क्लेम करता है तो आपके पास रिकॉर्ड होगा कि ऑथर की कंट्रीब्यूशन कितनी है और हर एक बंदा उसको प्रॉपरली क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद जब आप पेपर सबमिट करते हैं तो जो टॉप रिसर्चर होते हैं उस जर्नल में, वो बेसिकली उस काम को देखते हैं जिसको एडिटर कहा जाता है, और वो देखते हैं कि आया वो काम इस जर्नल में पब्लिश करने के काबिल है या नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि पब्लिश करने के काबिल है तो उस फील्ड में एक्सपर्ट को भेजा जाता है जिनको रिव्यूअर कहा जाता है। फिर जिस तरह ऑथर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिव्यूअर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इस काम को कॉन्फिडेंशियल रखे, उसका ऑथर के साथ कोई क्लोज रिलेशन ना हो क्योंकि उस काम के पब्लिश होने पे इफेक्ट कर सके, और वो हॉनेस्टली अपना ओपिनियन दे, ठीक है। और उसके अलावा ये भी है कि कुछ जर्नल आपसे ये मांगते हैं कि अगर रिव्यूअर आप सजेस्ट करे, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि वो उन रिव्यूअर को वो काम भेजे। नॉर्मली वो जर्नल के डेटाबेस में सेव हो जाते हैं और वो फ्यूचर में किसी और काम के लिए वो यूज होते हैं। तो रिव्यूअर और ऑथर का भी कोई बहुत क्लोज रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई रिलेशन है तो नॉर्मली एडवाइस ये किया जाता है कि आप एडिटर को इन्फॉर्म करें कि मैं इस बंदे को जानता हूँ या जानती हूँ और मैं ये काम रिव्यू नहीं कर सकता। सो ये मेरे ख्याल में मेन जो डिफरेंट लोग हैं उनके रोल्स है। जी जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। मतलब डिफरेंशिएट हो गया, ऑथर है जो अपना काम सबमिट कर रहा है, रिव्यूअर वो है जो आपके काम को देख रहा है, और एडिटर जो इस चीज़ को कंसिडर कर रहा है कि ये इस जर्नल के अकॉर्डिंग है, इसको पब्लिश किया जा सकता है या नहीं। अच्छा, डॉक्टर एहसान की बातों में से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, मैं डॉक्टर शरीफ आपकी तरफ आऊँगी। जब ऑथर्स की बात हो रही है तो हमारे पास ऑथर्स में को ऑथर्स भी आते हैं, और जैसे मेंशन हुआ घोस्ट ऑथर, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये चीज़ देखी है। आप ये कह लें, आसान अल्फाज में हम कहेंगे रिश्तेदारी की भेंट चढ़ जाता है। मतलब अगर एक बंदा काम कर रहा है तो दोस्त, एहलो अहबाब कोई भी होंगे, मेरा यार नाम डाल दो पेपर में। पहले तो मैं ये क्वेश्चन करूंगी कि क्या जो ये को ऑथर्स रियल डेफिनेशन क्या है। दूसरा, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो रिश्तेदारी की बेस पे आपने पेपर पे नाम डाल दिए किसी का, तो उसको ऑथर को कोई फायदा भी होता है कि नहीं होता? डेफिनेटली ऑथर को फायदा तो बहुत होता है, उसको पब्लिकेशन मिल जाती है बगैर मतलब कि कुछ किए हुए ही जो है ना वो पब्लिकेशन आ रही है। तो अगर आप फायदे की बात करती हैं तो फायदा तो है। नहीं, लेकिन इस मैं सेंस मतलब में पूछ रही हूँ। एक तो रियल जो फर्स्ट ऑथर है ना, एक कोरस्पॉन्डिंग ऑथर होता है, तो को ऑथर में जो साइड के, मतलब एक पेपर में रिव्यू में तो ज्यादातर लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एक रिसर्च आर्टिकल में जो 5-6 आपके साथ को ऑथर हो जाते हैं, तो उनको उस पेपर से क्या फायदा मिलता है? देखिए, इसमें मैं सीरियसली मैं एक लाइट नोट पे बात कर रहा था कि फायदा तो है आपको पब्लिकेशन में। देखिए, ये एथिक्स में आता है, जैसे कि खान साहब ने जो है ना अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एथिक्स में, ये एथिक्स में आता है कि आपने रिश्तेदारी की बात करूंगा, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो सना मेरा नाम डाल देना इस पब्लिकेशन में, तो मैं वो कर दूंगा ना, ठीक है, ये कर दूंगा। इसमें जो जो लोग ऑलरेडी जिन्होंने काम किया था, आप उनका हक मारते हैं। वैसे देखिए, रिसर्च जो है ना, ये एक कोलैबोरेटिव वर्क है। ओके, मैं इसको कहता हूँ ये है भी कोलैबोरेटिव। आप मतलब कि एक बंदा, अब जब आप सोलो ऑथर भी करते हैं ना, सोलो ऑथर भी पब्लिकेशंस होती हैं जिसमें 100% कंट्रीब्यूशन एक बंदे की होती है, वो खुद ही काम करता है, खुद ही उसको मतलब पब्लिश करता है और खुद ही उस पे करते हैं। जिसमें आप मल्टी ऑथर होते हैं, उसमें जो जो लीड ऑथर होता है ना, उसका बड़ा रोल होता है और आपके सुपरवाइजर का बड़ा रोल होता है। बाज़ औक़ात आप जैसे कह रही हैं ना, मैं इसके थोड़ा सा इस पे इस तरह भी कहूंगा कि बाज़ औक़ात आप अगर फर्स्ट ऑथर है ना, तो ये डिपेंड करता है आपका सुपरवाइजर, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर पे डिपेंड करता है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर अगर आप यूज होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है, आपका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर प्रोफेसर है, वो अगर किसी को फेवर देना चाह रहा है तो देन you I mean you don't have the choice as a student. Sometimes it is unethical, it is illegal, लेकिन वो unwritten जो है ना वो ट्रेडिशंस हैं, ये होता है।
हर जगह होता है, हर पब्लिकेशन में होता है, मोस्टली मतलब हर ग्रुप में होता है। प्रोफेसर बाज़ औक़ात अपनी सिर्फ कोऑपरेशन होती हैं, उनको रखने के लिए कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं करते, ठीक है? तो इसमें नहीं होना चाहिए। अब आपने कहा फ़ायदा क्या है? जो बाज़ औक़ात मैंने पेपर देखे हैं जिसमें 25-25 ऑथर भी होते हैं, ठीक है? अब बाज़ एक ऐसे पब्लिकेशंस में है जिसमें मैंने 150 ऑथर भी देखा है। अब ये देखिए, अब 150 ऑथर मैंने एक नेचर पब्लिकेशन में देखा। अब उसमें 150 जब आप उस पेपर को पढ़ें तो आपको लगेगा कि वाक़ई ही इस 150 में हर बंदे की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे किया हुआ है काम, हर बंदे का जो टॉपिक है, जो पब्लिकेशन में जिस चीज़ को वो शेयर किया गया है, वो किस बंदे ने क्या-क्या किया हुआ है, ये अपनी फील्ड के मुताबिक दैट जस्टिफाइज। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि पहले ऑथर में जो है ना वो ज्यादा काम किया था, लास्ट ऑथर ने कम काम किया था। अब इट डिफरेंट है। अब कुछ प्रोफेसर जो हैं वो अल्फाबेटिकली नाम डालते हैं, ठीक है? अब अल्फाबेटिकली जब वो अपने पब्लिकेशन में अपने वर्कर, अपने रिसर्चर्स का नाम डालते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात आप वैसे ही पीछे चले जाते हैं, ठीक है? अब उसमें फिर ये है कि बाज़ औक़ात प्रोफेसर ये नोट देता है नीचे कि मैंने किसी को मतलब कि यानी फेवर नहीं है, ये मेरी पॉलिसी है, ये मैं इसको अल्फाबेटिकली जो है ना वो नंबर, इसका मतलब है सबकी कंट्रीब्यूशन इस पब्लिकेशन में एक जितनी ही है, ठीक है? कुछ लोगों का ये ख्याल है, इस वजह अपना व्यू पॉइंट है, वो इसलिए इस तरह करते हैं। अब बात जो यूजुअल प्रैक्टिस है वो यही है कि जिसने जो प्रोजेक्ट में लीड कर रहा है जो या लीड कर रही है, फर्स्ट ऑथर वो होगा, उसके बाद दूसरा ऑथर, वो सुपरवाइजर और फर्स्ट ऑथर जो है उसके दोनों के म्यूचुअल जो है ना वो रजामंदी से कि इसने इतना काम किया है तो इसकी जगह ये दूसरी बनती है, ये तीसरी बनती है, ये चौथी बनती है, ठीक है? तो उसमें नुकसान नहीं है, किसी को जिसने जितना काम किया उसका उस नंबर पे आ गया, अगर ये एथिकली हुआ है तो। नॉर्मली मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये होता था कि पब्लिकेशन में 5 लोग उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, 4-5। मेरे एक दोस्त है, मैं तो नहीं, वो दो इंडिया से, वो कहते हैं चौथा ऑथर जो है ना वो तो सिर्फ वो ग्लासवेयर जो है ना ग्लास वाश करने वाला होता है। मैं उससे नहीं करता था, तो इसलिए कोशिश करें कि आपका अपना काम हो। इसमें इस चीज पे अगर आप चौथे पे, तीसरे पे, दूसरे पे, इसमें आप और चीजें भी जो है ना वो शो कर रहा है कि आप डिपेंडेंट हैं, ठीक है? वो आप लीड में नहीं है तो वो डिपेंडेंसी शो करता है कि आपको इतना अर्सा शुरू में करना पड़ेगा, आपको शुरू में आपको सीखना है, जब आप अपने सीनियर्स के साथ करें तो वो होता है। और ये जो आपने कहा ना इधर उधर से नाम डालना, ये एक्चुअली जो पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिविटी है, इंटेग्रिटी है, जो उसकी ओपननेस है और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये उसके खिलाफ है। तो ये नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली सना ये होता है। जी प्लीज। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैंने इसीलिए इस सेशन को रखा है ना, ये हमारा जो जर्नल अवेयरनेस सेशन है पार्ट 1, पार्ट 2 होगा जिसमें हम सारी लीगल बातें करेंगे कि पब्लिकेशंस को चुराया कैसे जाता है, ये जो फेक ऑथर्स क्या होते हैं, फेक जर्नल, सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह उस सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा ये कि हम जस्ट अवेयरनेस दे दें स्टूडेंट्स को, पहले वो सुने तो सही कि रिसर्च होती क्या। अच्छा, यहाँ पे मैं डॉक्टर एहसान आपकी तरफ आऊँगी। हमने को ऑथर्स की बात कर ली, हम थोड़ा सा एथिक्स की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स को थोड़ा सा डिफाइन कर दें। ओके, तो कॉपीराइट बेसिकली ये होता है कि जो भी आप काम करते हैं आप उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है? तो इनिशियली तो ये होता है कि जो भी आप या आपके को ऑथर्स काम कर रहे हैं, अगर ओरिजिनल काम है तो वो आपके नाम के साथ है और कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकते, या इसी तरह आप किसी और का काम भी कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम पब्लिकेशन की तरफ आते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि जब आप पेपर सबमिट करते हैं तो जर्नल आपसे मांगता है कि आप कॉपीराइट जर्नल को ट्रांसफ़र करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना कि जब आपका पेपर पब्लिश हो जाए तो आपके कॉपीराइट मोस्ट केसेस में जर्नल के पास चले जाते हैं। कुछ केसेस में जैसे ओपन एक्सेस जर्नल होते हैं या कुछ स्पेसिफिक पब्लिशर जो कि बाद में भी कॉपीराइट आपके होते हैं। तो उसका डिफरेंस क्या होता है कि जब सेम काम या सेम फिगर या अपना काम जब आप दोबारा यूज़ करेंगे तो आपको उस जर्नल से परमिशन लेनी है, ठीक है? तो अगर आप उसको कॉपी करते हैं तो आपको उस पब्लिशर या जर्नल से परमिशन लेनी पड़ेगी। सिमिलरली कोई भी कंटेंट अगर इंटरनेट पे या किसी जर्नल में अवेलेबल है और आप चाहते हैं कि आप अपने थीसिस में, अपने रिव्यू पेपर में या इवन रिसर्च पेपर में आप यूज़ करें, तो आप डायरेक्टली उसको कॉपी नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है लोगों का
कि अगर आपने साइड कर दिया तो दैट्स ओके, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नहीं, साइड करने से मसला सॉल्व नहीं होगा, आपने प्रॉपर उसकी परमिशन लेनी है और वो जर्नल की वेबसाइट पे जाके कॉपीराइट क्लियरेंस सेंटर होता है जिसमें सारे कॉपीराइट्स आपको मिल सकते हैं, वहां पे आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी है कि आपने कितने फिगर या कितने टेबल यूज करने हैं, कहाँ पे यूज करने हैं, जो आपके रीडर्स है उसका नंबर कितना है, और आप किसी प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो उसके बाद आपको एक प्राइस लिस्ट आ जाती है कि अगर आपने ये यूज करना है तो आपको इतने पैसे पे करने हैं। मोस्ट केसेस में अगर आप एकेडमिक पर्पस के लिए यूज करते हैं तो फ्री होता है, लेकिन उस केस में भी आपने लाजमी परमिशन लेनी है। तो कॉपीराइट बेसिकली आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है या जर्नल के जो पब्लिश मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी मतलब विदाउट टेकिंग परमिशन उसको यूज ना कर सके। अगर हम यहाँ पेटेंट पे बात करते हैं तो कॉपीराइट बेसिकली आपके आइडिया को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने कोई चीज इन्वेंट की है तो कोई और बंदा उस पे कोई टेक्नोलॉजी जो है वो कमर्शलाइज नहीं कर सकता। अगर वो कमर्शलाइज करेगा तो पहले आपसे परमिशन लेगा या पहले आप खुद उसको कमर्शलाइज करेंगे। तो ये बेसिकली बेसिक्स है कॉपीराइट्स की। जी, बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि मुझे भी कुछ लोगों ने कहा था कि आप इसके बारे में ज़रूर अपने गेस्ट से पूछेगा, तो उनको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अच्छा, हमारा ओवरऑल हमने रिसर्च को स्टार्ट से लेके एंड तक ऑलमोस्ट जितनी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, एक बेसिक जो बिल्कुल बिगनर है उसके लिए आई थिंक ये एक सेशन है, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। अब यहाँ पे मेरे माइंड में जो एक क्वेश्चन आता है, मैंने एक गैप, जैसे हम रिसर्च गैप की बात करते हैं ना कि आपको कोई टॉपिक ढूंढना है तो आपको रिसर्च गैप देखना चाहिए। मुझे जो एक गैप नजर आता है वो स्टूडेंट्स या हम ये कह लें यंग स्कॉलर्स का रिसर्च के इंटरेस्ट के दरमियान में गैप है। वो रिसर्च की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। लाइक मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं जब इस फील्ड में आई हूँ तो मैंने, जैसे होता है ना, आप डिग्रीज ले रहे हो, आपने मास्टर्स कर लिया, अब आप एमफिल की तरफ आ रहे हो, तो हम वो डिग्री के प्रोस्पेक्टिव से आते हैं, हम रिसर्च के प्रोस्पेक्टिव से नहीं आते। इवन हम पीएचडी भी करते हैं तो हमें डॉक्टर बनना है जी, हमारे नाम के साथ डॉक्टर लगेगा। तो इस मैं आप दोनों से ही, आप लोगों ने माशाल्लाह इतना टाइम गुजारा है रिसर्च की फील्ड में, इतने पेपर्स पब्लिश किए हैं, तो कहीं भी जाके ये जो इंटरेस्ट है ना वो कम नहीं हुआ, ज्यादा ही हुआ है। तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूंगी और बल्कि ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो हमारे यंग यूथ है, आप उनको क्या मैसेज देंगे, क्या समझाना चाहेंगे, कौन सी ऐसी बातें होंगी जिसकी वजह से वो रिसर्च की तरफ अट्रैक्ट हो। मतलब उनको ये चीज एक डिग्री लेने के लिए या एक आप ये कह लें कि टाइटल लेने के लिए ना हो, वो एक एक्चुअली ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए अपना नाम जो है वो रिसर्च की दुनिया में छोड़ जाने के लिए कैसे वो इस तरफ अट्रैक्ट हो। तो डॉक्टर शील, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप क्या टिप्स देंगे, क्या ट्रिक्स देंगे हमारे स्टूडेंट्स को? कि मतलब कि पीएचडी जो है आपको, मतलब कि पीएचडी जो है वो नाम के साथ डॉक्टर लगवाने के लिए करनी है या कि ह्यूमैनिटी के लिए करनी है, ये आप कहना चाह रही हैं? जी जी अगर मैं बिल्कुल उसको सही है। देखिए, मतलब कि आई एम वेरी ऑनेस्ट इन सम पॉइंट्स एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मीन समटाइम्स इट आपको अच्छा ना लगे या उसको, लेकिन बहरहाल ये है कि वैसे आप अपने दिल से पूछ के देखें, वैसे ज्यादा तो यही होता है, लोग कहते हैं यार डॉक्टर लग जाए, ह्यूमैनिटी पता नहीं, हम बाद में सोचते हैं, ठीक है। ये आई वांट टू डू पीएचडी, आई विल बी कॉल्ड एज अ डॉक्टर फलां 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 और आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, या सो देखिए, चेंज जो है वो इट कम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, यकीन कीजिए चीज की उसी वक्त तक होती है जब तक चीज आपके पास नहीं होती। जब वो आपके पास आ जाती है ना डॉक्टर, तो अब आपने मुझे कहा कि अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिखा, अब देखिए मैंने सिर्फ शरीफ लिखा ना डॉक्टर एहसान नहीं, इट्स जस्ट वो आप लिखते हैं लोग। मतलब आपने मुझे कहा कि मैं आपको कैसे बुलाऊं, यू कैन कॉल मी लाइक शरीफ, एहसान कैन कॉल मी लाइक शरीफ, आई एम कॉलिंग एहसान। हमारे में फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, तो अब इसका अब दिल ही नहीं करता कि लिखें या ना लिखें। डॉक्टर इज नॉट माई आइडेंटिटी, माई आइडेंटिटी इज माई शरीफ, शरीफ इज माई आइडेंटिटी, जो मेरे पेरेंट्स मुझे नाम दिया, ये एक टाइटल है, वो वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जिसके लिए हमने इतनी स्ट्रगल की होती है। तो बात मतलब इसको जो है ना वो सोराब का पर नहीं लगा लेना चाहिए। इट्स ओके, फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, यू गॉट इट, यू रीच, बिकॉज इट्स द लास्ट डिग्री, इट इज अ अपरमोस्ट और हाईएस्ट डिग्री। इसके बाद तो डिग्री नहीं है। कुछ लोग तो साथ फिर ये भी लिखते हैं पोस्ट डॉक्टर, डॉक्टर इस तरह ना, तो अभी ठीक है, इट्स बोथ वेज फाइन। आई मीन, लेट द पीपल, इफ यू वांट टू एंजॉय इट, इट्स फाइन।
sometimes you need it, and in the cultures what we have, you know, जब पाकिस्तान में आप होंगे, आपके नाम के साथ डॉक्टर लिखा होगा, तो आपको बुलाया जाएगा डॉक्टर सना जमशेद, तो you will be treated one way, and when it will be सना जमशेद, then you will be treated other way. Okay, तो लेकिन ये उन सोसाइटीज में है जहाँ पे इस तरह के डिफरेंसेस हैं, जबकि अगर आप यूरोप में जाएं, आप वहां पे कहें कि आई एम डॉक्टर शरीफ, वो कहेंगे हाँ ओके यू आर स्टार, काम बताओ क्या है, बात करेंगे ना, डॉक्टर बाद में देखेंगे। तो इसलिए इसमें मैं मिक्स राय दूंगा, इट्स फाइन, मतलब कि अपने लिए भी है और उन चीजों के लिए भी है, जिस तरह आप खुश रहें, आप मतलब कि आपका इनर जो है वो खुश है, सेटिस्फाइड है, तो ठीक है। बेशक आप कुछ लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो लिखते हैं डॉक्टर, इस तरह भी है। आपको पता है कि जो ऑनरेरी डॉक्टर्स होते हैं वो लिखते हैं बाजुकात HC डॉक्टर, फिर अगर उनके पास एक दो ज्यादा हैं तो वो फिर आगे लिखते हैं डॉक्टर HC मल्टी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके नाम शुरू होता है, तो इट्स ओके, इट्स फाइन for me. It's okay. I say it is your personal satisfaction that you are satisfied with only with your name or doctor, और फिर शुरू से आप ये भी लिखना शुरू करें कि assistant or associate or professor or distinguished professor, then yeah, it depends. Please. मेरा जो वैसे आपने वो डॉक्टर वाला ज़्यादा डिफाइन कर दी, मेरा फोकस थोड़ा क्वेश्चन दूसरी साइड पे था कि हम स्टूडेंट्स को टाइटल के लिए ना अट्रैक्ट करें, उनको अट्रैक्ट करें कि वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिग्री की तरफ आए, वो डॉक्टर लेने के लिए नहीं आए। मैंने इस पे ना, क्योंकि इस पे काफी कुछ दिनों से और जगह भी ये बहस चल रही थी, तो इसलिए मैंने उसको जो है ना वो कंसंट्रेट करके ना उसी पे वो तकरीर झाड़ दी है। लेकिन ये है कि ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं है ना। आप जो कह रही हैं हम कह तो सकते हैं, हम कहेंगे तो सही, प्लीज कम टू द रिसर्च टू सर्व द ह्यूमैनिटी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि हम उसको कभी एज ए ऑब्जेक्टिव ये सोच के, मैं बताता हूँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मैं PhD करूंगा मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा, अगर मैं PhD नहीं करूंगा तो अभी मुझे पाकिस्तान में या कहीं और जॉब लेक्चरर की मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर हूंगा, आगे बढ़ने के चांसेस और होंगे, मैं मतलब अपना ग्रुप बना लूंगा, मेरी तनख्वाह ज्यादा हो जाएगी, मेरी लाइफ जो है ना वो हो जाएगा। ये है। मैं तो कभी मतलब मैं पर्सनली आई वुडंट से दैट, I don't have shame to say that when I was doing studies मैंने ये सोचा होगा कि मैंने तो दुनिया की जो है ना वो खिदमत करनी है, मैं तो जर्मनी जाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा, फिर मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, तो ये है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, हार्ड है जरा उसमें कहना, लेकिन ठीक है, we can have the good thinking, we can अपना ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, दूसरों को भी कह सकते हैं जब भी समझ आ जाए। That is my point of view on that. It is on lighter note, please. Maybe you didn't want me to comment like that, but this is what I think. नहीं, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही थी क्योंकि स्टार्ट में आपने कहा था कि फॉरेन कंट्रीज में स्टूडेंट खुद टॉपिक लेके आते हैं सुपरवाइजर के पास, पाकिस्तान में स्टूडेंट सुपरवाइजर पे डिपेंडेंट होता है। तो आप कोई ऐसी चीज आप देखें, आपने मतलब इतना टाइम फॉरेन कंट्रीज में गुजारा है, तो कोई तो चीज नोटिस की होगी ना कि अगर उनके माइंड में रिसर्च की तरफ जा रहा है तो वो टिप्स हम अपने यंग यूथ को भी देना कि उनका माइंड रिसर्च की तरफ कैसे जाए, वो कैसे टॉपिक सुपरवाइजर के पास लेके जाए। सुपरवाइजर एक्सेप्ट करे ना करे वो सेकंड थिंग आ जाएगी, लेकिन स्टूडेंट कैसे उसमें वो कैसे अर्ज हो कि ये एक टॉपिक है जिस पे उसको रिसर्च करनी है, तो वो रिसर्च में उसका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो। इसमें ना हमारे कुछ सोशल लिमिटेशंस हैं हमारे कंट्री में, सामने से करेंगे, हमारी सोशल है, बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। हाँ, हम उसमें हम मल्टी डायरेक्शनल लोग होते हैं, ठीक है। हमारा डायरेक्शन सिर्फ रिसर्च तो होती नहीं है। मेरे साथ मेरे अपने कोलीग्स ऐसे मेरे यूनिवर्सिटी में, वो बेचारे सुबह जॉब कर रहे होते थे, शाम को जो है ना वो आते थे, तो आइडिया कहाँ से आएगा, ठीक है। आइडिया तो आप जो है ना वो सारी अटेंशन जो है, सारी स्ट्रेस जो है, वो तो आपने शाम को देखा कि मैंने इस मंथ के अखराजात कहाँ से पूरे करने हैं, इसमें गुजर जाती थी, ठीक है। तो इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सोसाइटी पे डिपेंड करता है। इसमें आपको और गवर्नमेंट लेवल पे चीजें होती हैं कि आप लोगों को इस तरह स्कॉलरशिप दें उनको, ताकि वो चीजों पे सोच सकें।
तो उसमें मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, फिर भी मैं ये हार्ट टॉपिक है, मैं अपना व्यू पॉइंट दूंगा इस वजह से, आप करें कैसे जाए। मुझे पता है कि लोगों की लिमिटेशंस इतनी है कि वो कैसे नया नया सोच के चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो वो अपना टॉपिक, अपना आइडिया उस पे करके फिर लेके जाते हैं, तो ये उनकी बड़ी हिम्मत है। जो अगर आप यूरोप की बात कर रही हैं, आप मुझे फॉरेन कंट्री के बारे में पूछती हैं, तो है ना, वहां पे तो बात ये है कि किसी को खाने की फिक्र नहीं है। दे डोंट हैव टू गो फॉर अ वर्क फॉर देयर ब्रेड एंड बटर, यू नो। वो उनको पता है सुबह मैंने जाना है, वो 10 घंटे भी बैठ के पेपर्स पढ़ते रहेंगे, नई टेक्नोलॉजी रिसर्च को देखेंगे, तो देन आइडियाज जनरेट। ठीक है, हमें अपने तो टिप या टॉपिक या मतलब आप मैं ये कहूंगा कि वी शुड गिव द एनवायरमेंट टू आवर स्टूडेंट्स, आवर रिसर्चर्स टू थिंक। तो उनको कंफर्टेबल जोन दें एक, जहां पे वो बैठ के सोच सकें, पढ़ सकें और चीजों को आगे लेके चल सकें। ना कि वो अभी मैं बैठा हूं तो अभी फॉर एग्जांपल अभी आप 1 घंटा 9 मिनट जा रही हैं, मेरी वो अटेंशन नहीं है आप जो मैंने शुरू में आपके साथ की थी, क्योंकि आप मेरी अगली, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैंने कमिटमेंट किया, वो मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया। तो अब मुझे आपके क्वेश्चन में भी वो देखिएगा कि वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं रिलेट इससे कर रहा हूं कि आप एनवायरमेंट देना होगा ना, ताकि लोग आइडियाज लेके आए। ठीक है, इस तरह से प्लीज। जी जी, डॉक्टर एहसान, आप, सेम क्वेश्चन आपसे यही है मेरा। जी सना, मेरे ख्याल में इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम नोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो लोग एमएस या पीएचडी, स्पेशली एमएस रिसर्च की तरफ आते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती और फिर वो चाहते हैं कि उनका टाइम ज़ाया ना हो तो रिसर्च की तरफ आए। तो जिस तरह आम लाइफ में भी जो भी आप प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं, अगर आपका पैशन नहीं है तो ज़ाहिर है उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। समहाउ आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पैशन नहीं है तो ज़ाहिर है फिर वो मुश्किल हो जाता है। दूसरा एक बड़ा मसला मैंने देखा है कि जो रियल प्रॉब्लम है, अगर नॉर्मली वो आप एड्रेस नहीं करते, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपको पता है कि ये सॉल्व करके, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की मिसाल दूंगा, अगर एनर्जी क्राइसिस है, तो जब आप किसी को बताते हैं कि आप बायो फ्यूल से या एलजी से या किसी भी बायो मटीरियल से या वेस्ट से एनर्जी बना सकते हैं, तो ये साउंड इंटरेस्टिंग उसके लिए, एक लम्हे के लिए कि अच्छा ये बन सकता है। तो अगर इस तरह के कुछ टॉपिक हो, जैसे हमने एक प्रोजेक्ट किया था स्लाटर हाउस वेस्ट से, हमने कुछ बायोगैस बनाया था, तो अगर आप किसी को बताए कि ज़बा खाने से उसके वेस्ट से आप गैस बना सकते हैं, तो एक लम्हे के लिए मतलब वो चौंकना हो जाता है कि अच्छा ये पॉसिबल है। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक हो मेरे ख्याल में, तो समहाउ इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। दूसरा एक मसला, अगर मैं अपने मुल्क की बात करूँ पाकिस्तान की, तो जो यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का जो लिंकेज है या इंटरेक्शन है वो बहुत वीक है, बल्कि ऑलमोस्ट न होने के बराबर है। तो उसमें भी ये है कि जब आपको ये नहीं पता होता कि जो आप रिसर्च करेंगे उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगी, लेकिन अगर आप एक रियल प्रॉब्लम पकड़ेंगे जो कि अप्लाइड रिसर्च के टर्म में आता है और आप देखेंगे अच्छा अगर इस पे मैं काम करूं तो ये फायदा हो सकता है, तो उससे भी समहाउ इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर किसी बंदे का पैशन नहीं है और वो नहीं करना चाहता तो दैट्स टोटली फाइन। और ये भी लाजमी नहीं है कि सारे लोग पीएचडी करें, सारे लोग मास्टर करें, और ये भी लाजमी नहीं है कि आफ्टर पीएचडी और मास्टर आप एकेडमिक जॉब करें। आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि वो इस सेशन का टॉपिक नहीं है तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो समहाउ आप डेवलप कर सकते हैं इंटरेस्ट, लेकिन अगर आपका खुद इंटेंशन नहीं है तो मेरे ख्याल में दैट्स फाइन, मतलब आप जाहिर उसमें डिटेल में फिर नहीं जा सकते। बिल्कुल, यानी आप दोनों की वो राय से मैं ये फाइनल कंक्लूड करूंगी कि एक तो इंटरेस्ट की बात है कि स्टूडेंट का खुद इंटरेस्ट हो। वो कहते हैं ना, जैसे हम एक सिंपल सा बोलते हैं कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, तो आप में वो पैशन होता है ढूंढने का तो आप ढूंढ लेते हैं। तो जिनमें रिसर्च का पैशन होगा, थोड़ी सी भी अवेयरनेस होगी तो वो रिसर्च की फील्ड की तरफ आ जाएंगे। लेकिन मोस्टली जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर शरीफ ने कहा कि डॉक्टर टाइटल अर्न करना ही होता है, तो मुझे तो डॉक्टर अपने साथ, क्योंकि मेरी जब इनसे फर्स्ट कम्युनिकेशन भी हुई तो उन्होंने मुझे डॉक्टर साहिबा कह दिया, तो मैं तो डॉक्टर साहिबा का नाम सुन के तो मैं कह रही हूँ मैं डॉक्टर बन के तो डॉक्टर नाम नहीं यूज करूंगी, क्योंकि अब तो ये इरिटेट करने लग गया। तो कई लोगों का, मेरा जो अपना पर्सनल है, मुझे डॉक्टर बनने से ज्यादा ये है, जो मेरी थिंकिंग ये है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना वो अलग बात है। मुझे जस्ट ये है कि अगर हम दुनिया में आए हैं और स्पेशली साइंस की दुनिया में आए हैं तो नाम जरूर छोड़ के जाएं। एक पेपर हो, 2 पेपर हो, आप
छोड़ दें, दुनिया छोड़ दें, तो एटलीस्ट जब भी वो कोई उसको पढ़ेगा, कोई उसकी रेफरेंस यूज़ करेगा, तो एटलीस्ट आपका नाम होगा कि आप साइंस में आए, आपने थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन कर दी। अच्छा, हमारे जो क्वेश्चंस मोस्टली स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं वो थोड़ी एक प्रॉपर गाइडलाइन चाह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें और फिर रिव्यू आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, तो ये बड़ा वो टाइम टेकिंग है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम प्लान करेंगे एक अलग से सेशन करने के लिए। टाइम ऑलरेडी 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको फाइनल कंक्लूड करूँगी। मैं अपने जो गेस्ट हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना टाइम निकाला और हमारी जो यंग पाकिस्तानी स्कॉलर्स हैं उनको एड्रेस किया, अवेयरनेस दी कि रिसर्च क्या होती है, पब्लिकेशंस और जो भी इसके टर्मिनोलॉजी, इसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं सबको हमने जो है ना बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। लास्ट में मैं अपने दोनों गेस्ट से कहूँगी कि आप हमारी जो यूथ है, स्पेशली स्कॉलर्स टॉक की ऑडियंस जो हमारे सारे यंग पाकिस्तानी हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के मुतल्लिक, या फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के मुतालिक, या फिर जो भी आप एक पॉजिटिव मैसेज। तो डॉक्टर शरीफ, मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपका क्या मैसेज होगा, एक पॉजिटिव मैसेज दे दें। जो मैसेज है, जो मेरे मतलब कि पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो ये रिसर्च को करना चाह रहे हैं, इसके लिए आगे जाना चाह रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि दे मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट देमसेल्फ। आप यकीन कीजिए, मैंने अब ईसान में हम यूनिवर्सिटी में रहे हैं, हमने देखा है कि टैलेंट कितना है कितना नहीं है। तो अब जब कंपेयर करते हैं ना अपने मुल्क का, तो आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तानीज आर अमंग द बेस्ट टैलेंटेड पीपल। देवा में हमारे स्टूडेंट्स इतने इतने माशाल्लाह इतने बेहतरीन काम करते हैं। इनको बस जो है ना वो अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन की जो है ना वो होती है, ठीक है। तो देखिए, वो कहते हैं कि आप जो है अल्लाह ताला जो है ना वो इक्वलिटी आपको अपॉर्चुनिटी में तो दे देते हैं, गेनिंग में नहीं है ना। गॉड गिव्स यू इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटीज बट नॉट इन गेनिंग। ओके, अब अपॉर्चुनिटी में जब इक्वलिटी मिल जाए तो फिर गेनिंग जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो जितनी कोशिश करेंगे उतना उस आगे जाएंगे। कुरान पाक की आयत है, लई सलिल इंसान इल्ला मा सा, कुछ नहीं है इंसान के लिए सिवाय उसके जिसकी उसने कोशिश की। तो कोशिश मस्ट है। और दूसरा ये है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। यकीन कीजिए कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। आप तो दुनिया मतलब आपको खुद कह रही है कि आप हमारे पास आए, रोज स्कॉलरशिप्स हैं। अब थोड़ा 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 आपको टाइम लगाना पड़ेगा, यानी कि बंदा ढूंढने में, टॉपिक ढूंढने में, मतलब कि मैचिंग में। तो 100 एप्लीकेशन भेजने से बेहतर है 10 एप्लीकेशन भेजें, टू द पॉइंट एप्लीकेशंस भेजें और लंबी लंबी ईमेल्स ना छोड़ें। किसी प्रोफेसर के पास, किसी भी सक्सेसफुल प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी 2 सफ़ों की ईमेल पढ़े। उसको आप सीवी साथ भेजिए। 2 लाइनों से ज्यादा आपकी जो है ना वो ईमेल नहीं होनी चाहिए, 3 लाइनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम इतनी अल्फाज का चुनाव करें, मिनिमम अच्छे, और बताएं कि ये मेरी सीवी है। और सीवी को भी इसी तरह लिखें, सीवी को भी इसी तरह, ये नहीं कि शुरू कर दिया कि मैं जो है ना वो जफरवाल से चला था और सियालकोट पहुंचते तक, या मुझे लाहौर से चला था वहां। नहीं नहीं नहीं, ये कहानियां नहीं आपको चाहिए उसमें, ठीक है। टू द पॉइंट, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में क्या आपने किया, क्या आपकी जो है ना वो अचीवमेंट्स हैं और क्या टॉपिक का इंटरेस्ट है, उसमें आप प्रोफेसर से रब्ता करें और आगे उसको फर्दर जो है ना यूनिवर्सिटी का चूज करने में भी देखिए, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यूरोप में भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 800-800 में भी नहीं आती। बाद का स्टूडेंट वहां जाने के बाद पता चलता है यार मैं किधर आ गया, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा अंडर एस्टिमेट मत करें अपने आप को। एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अगर आपको कहीं पे हमारी जरूरत है, एहसान है, मैं हूँ, आप हैं, हमारा है, आप शेयर कर दें इनके साथ हमारा कांटेक्ट। अभी तो मैं आई वुड लाइक टू हैव अपॉर्चुनिटी अगेन कि अभी मैं तो इधर इस्लामिक वर्ल्ड एजुकेशन में बैठे हुए, हमारे पास 54 कंट्रीज का है। अभी कुछ आने वाले महीनों में हम स्कॉलरशिप जो है ना वो करने जा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, एक्सचेंज के लिए। तो हम अपने इस पे डालते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो you can approach us, access us anytime for the questions, no problem. We are happy and we will welcome you all the time, inshallah. Thank you very much for listening and thank you very much for giving us the time. बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरीफ। इंशाल्लाह मैंने बल्कि आपका वो यहाँ पे मैं दोबारा रिमाइंड करवा दूँ, वेबिनार है मंडे को है 14 दिसंबर को वेबिनार है, जिसमें पेटेंट राइटिंग और वो पेपर राइटिंग और पेटेंट राइटिंग का आई थिंक वो टॉपिक है। तो 14
14th और 15th है, और फिर इसके बाद भी आने वाले हैं एक 22nd 24th को। लेकिन अभी फर्स्ट डे जो है हमारा वो पेपर राइटिंग पे है, सेकंड डे 15 दिसंबर जो है वो पेटेंट राइटिंग। जी जी बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछ रहे हैं रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखते हैं सारा कुछ, तो इंशाल्लाह उनको वहाँ से बहुत गाइडलाइन मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो वैसे भी हम इंशाल्लाह, आप हमारे साथ आप कनेक्टेड हुए हैं तो हम अब आपको जाने तो कहीं नहीं देंगे। तो इंशाल्लाह ये स्कॉलर्स टॉक का प्लेटफॉर्म यहाँ पे है। जिस जिस जो भी हमें चीज़ जो हम आपसे समझ सकते हैं, जो हम आपसे कहते हैं ना अपने ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम ज़रूर कनेक्टेड रहेंगे और श्योर। पहुँचाते रहेंगे। डॉक्टर एहसान, आपकी तरफ मैं आऊंगी, आप भी हमारी यूथ को स्कॉलर्स टॉक के फोरम के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सना, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके साथ एक नाम जुड़ा होता है और वो नाम है पाकिस्तान का, चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि अपने मुल्क का नाम जो है आप रोशन करें और उसको आप डिग्रेड ना करें, क्योंकि अगर कोई भी आप मिसकंडक्ट करते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि फ़लाँ बंदे ने काम किया है, वो कहेंगे कि एक पाकिस्तानी ने ये काम किया है। दूसरा, आप कोशिश ये करें कि रिसर्च में, ज़ाहिर है मुझे पता है कुछ जगहों पे पॉसिबल नहीं होता ये, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप कुछ ऐसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें या कुछ ऐसे टॉपिक पे रिसर्च करें कि जो हमारे मुल्क के रियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, ठीक है? चाहे अगर वो सोशल साइंसेज़ के इशू है, चाहे वो मेडिकल साइंसेज़ के है, या अगर इंजीनियरिंग वगैरह के है, जैसे एनर्जी क्राइसिस का मैंने बताया, तो कोशिश ये करें अगर उस पर आप काम कर सकें। दूसरा, आप ट्राई करें कि खुद भी अवेयर हो और दूसरों में भी अवेयरनेस क्रिएट करें। जिस तरह डॉक्टर शरीफ ने बताया, बहुत सी अपॉर्चुनिटी होती है, स्कॉलरशिप की भी होती है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी, अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को पता नहीं होता। तो आप ट्राई करें कि खुद भी उसको एक्सप्लोर करें और दूसरों को भी बताएं। और ये डॉक्टर शरीफ ने जिस तरह बताया कि इनका ये फोरम आ रहा है ट्रेनिंग सेशन, मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी इसको अटेंड करें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज ऐसे हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल है, जैसे आप रिव्यू आर्टिकल का पूछ रही है, तो एल्सवेयर के कुछ कोर्सेज है, ACS के कुछ कोर्सेज है जो आप फ्री में अटेंड कर सकते हैं और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। पबलान एकेडमी एक है जिसमें आपको पेपर रिव्यू करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी को खुद एक्सप्लोर करें, और ज़ाहिर है दुनिया जिस तरह ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ आप खुद सर्च करके और खुद आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आप जो है अपने आप को लिमिट ना करें और ट्राई करें कि आप अप टू डेट रहें। जी बहुत शुक्रिया, दोनों गेस्ट का बहुत पॉजिटिव जो है ना मैसेज है, और मैं कहती हूँ ये आपके अंदर ना एक पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट करता है, आपको मोटिवेट करता है कि आप कुछ हो, आप कुछ कर सकते हो और आपको कुछ करना चाहिए। तो मैं अपने गेस्ट से कहूँगी वो ऑफलाइन ब्रॉडकास्ट में मेरे साथ रहे। मैं जो हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट जो ऑन एयर जा रही है, मैं अपनी ऑडियंस स्कॉलर्स टॉक के सुनने वाले तमाम नाजरीन को जिन्होंने हमें सुना, और उम्मीद करती हूँ कि हमने ये जिस मकसद के लिए सेशन किया था, अवेयरनेस के लिए, वो मकसद पूरा हो। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह जो हम इसका पार्ट 2 है वो मैं जल्द उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।